देवतुल्य एम शक्ति आज साध्या चंद्रन कुमार क्रमांक 817 दिन शनिवार तारीख 23 दिसंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर आभा शर्मा जी जो प्रेसिडेंट वेदांग ज्योतिष आचार्य सीनियर एस्ट्रोलॉजर रिसर्चर हैं। और अभी आप सीनियर ब्रांच मैनेजर्स हैं अपना कैनरा बैंक में। और आप सब जल्दी वीआरएस ले रही हैं फरवरी में, उसके बाद अपना ही चैनल चलाएंगे। अब ज़्यादा समय ले लेते हैं हम आदरणीय। और जो आज का विषय रखा है आपने बहुत अच्छा विषय रखा है, हिंदू ज्योतिष समय प्रयास और धन बचाने में सहायक। हिंदू एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स इन सेविंग टाइम एफर्ट्स एंड मनी। और अब ज्यादा समय ले लेते हैं आदरणीय एन के साहब से निवेदन करते हैं कि आदरणीय डॉक्टर आभा शर्मा जी के विषय में दो सकते हैं आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद शर्मा जी, जो आपने मुझे अवसर दिया। मैं डॉक्टर आभा शर्मा जी का स्वागत करने के लिए, आज जो पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रही हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। और एक गूढ़ विषय ज्योतिष, जिसके विषय में आज वो हमारे साथ चर्चा करेंगे। आज का विषय तो है हिंदू ज्योतिष समय प्रयास और धन बचाने में सहायक। लेकिन इसमें आपने उनकी तो सब बता दिया कि प्रेसिडेंट है वेदांग की ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन एक और चीज और लिखा, एस्ट्रोलॉजी रिसर्चर। और अभी भी रिसर्च चल रही है। जी। और हिंदू ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष में क्या फर्क है, ये थोड़ा हम चाहेंगे वो स्पष्ट करें आज, क्योंकि स्पेसिफिक लिखा हुआ है आज के सब्जेक्ट में हिंदू ज्योतिष, एक भारतीय ज्योतिष है। तो दोनों में क्या कुछ अंतर है, और दूसरा कितना कुछ सहायक हो सकता है। ये तो खाली समय प्रयास और धन बचाने में है, लेकिन क्या हम लोग रोज की गणना के हिसाब से ही चलते रहें और रोज की गणना के हिसाब से ही अपनी जीवनचर्या करें, रोज के रोज फॉलो करें, या इसको सिर्फ एक कहना चाहिए मार्गदर्शक के रूप में, जैसे गुरु आपका मार्गदर्शन करता है उस तरह से लेके आप फिर अपने आप के जीवन को उस रास्ते पे ले चलें। और जैसे लोग कुछ होते, जैसे अखबार में रोज का निकलता है, कुछ लोग बड़ी होती है कि देख लें आज का क्या है। अब जैसे मैं 1 मिनट लूंगा। एक बार मैं गाजियाबाद से आ रहा था, तो मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ सामान था जो लेके आना था। उसी दिन मैंने सुबह पढ़ लिया, ट्रेन में आना था, तो मैंने सुबह सुबह अखबार में पढ़ लिया कि चोरी और हानि से सावधान रहें। समझ लीजिए मैं रात भर ट्रेन में सो नहीं पाया। ओह माय गॉड। ये चोरी सावधान कहीं हमारे साथ ना लग जाए। अरविंद जी, अब वो उस वक्त लोन लिया था, अपना विड्रॉल किया था प्रोविडेंट फंड से फ्लैट लेने के लिए कानपुर में। उसी दिन उन्होंने, अच्छा उस वक्त चेक वगैरह या ड्राफ्ट देते नहीं, तो उन्होंने कहा ये कैश है आप लेके चले जाओ। हमने चलो 50,000 के आसपास की बात है, 2,000। रात भर उस बैग को कभी इस कंधे के नीचे कभी इस कंधे के नीचे, सब कुछ आराम से हो गया, मैंने आके पेमेंट कर दिया, लेकिन रात खराब हो गई। तो इस तरह से पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, उस पर भी थोड़ा सा आप हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे। तो आज के आपके इस ओटीटी प्लेटफॉर्म कह लीजिए या हमारे जूम का प्लेटफॉर्म कह लीजिए। और प्रयत्नों में बचत करना। क्यों? क्योंकि पिछला सेशन जो शायद कोहली जी ने लिया था वो मैं अटेंड तो नहीं कर पाई, बट मुझे लगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुकी है ज्योतिष से। और आज जो कुछ प्रश्न आपने उठाए हैं वो बहुत ही अच्छे प्रश्न है, क्योंकि एक आम व्यक्ति जो ज्योतिष नहीं जानता उसको ये बहुत उत्सुकता रहती है कि क्या वो ये राशिफल भविष्य, जो 12 राशिफल भविष्य आता है उसको पढ़े, जो टीवी में न्यूज़पेपर में मैगजीन्स में आता है, क्या वो उसे माने। और जैसा सर ने अपना अनुभव भी शेयर किया कि वो काफी परेशान रहे क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया था कि उनको हानि का योग है। तो ये साइकोलॉजिकल है कि जब आप कोई चीज कोई बोल देता है, टोक देता है, तो आपका आपका जो मानस है वह भी आपका उधर ही आपका ध्यान ले जाता है। तो पहले तो ये बात जान लेते हैं कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ज्योतिष का अर्थ है, जो शब्द है ज्योतिष, ज्योति ईश्वर की। इसका जो अगर हम तोड़ेंगे तो इसका मतलब बनेगा ज्योतिष, जो कि ज्योति है ईश्वर की, यानी कि ईश्वर की ज्योति। और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदांग कहा गया है। वेदांग यानी वेदों का अंग। वेदों के 6 अंग बताए गए हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्ता, और छठा है ज्योतिष। ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है। यानी अगर वेदों को आपने समझना है तो ज्योतिष का ज्ञान होना अनिवार्य तो नहीं कहूंगी, लेकिन अगर है तो आप अच्छी तरह से, काफी अच्छी तरह से उसे समझ पाएंगे। ज्योतिष हमें ना केवल, हमारे को लोग सोचते हैं कि ज्योतिष द्वारा आप सिर्फ अपना भविष्य जान सकते हैं। भविष्य जानने के लिए एक आम व्यक्ति जो है वो जानना चाहता है कि उसकी शिक्षा कैसी होगी, विवाह कहाँ होगा, व्यवसाय क्या होगा,
अन्य प्रश्न वो जानना चाहता है। लेकिन ज्योतिष का जो उत्पत्ति अपनी कमियों को जाने, अपने जीवन में आने वाले अवसरों को और खतरों को जानकर वो अपने को कैसे एक बेहतर इंसान बना सकता है, और कैसे वो समय का सदुपयोग करके, धन का सदुपयोग करके, सही दिशा में प्रयत्न करके अपने जीवन को, समाज को एक अच्छे मार्ग पर ले जा सकता है, और साथ ही एक बेटर सोल या एक बेहतर यो कहना चाहिए आत्मा, क्योंकि जो ज्योतिष है वह भी कर्मा थ्योरी पर आधारित है। एक जन्म, फिर दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, जन्मों जन्मों का खेल है ये। तो हर जन्म में हमारी कुछ उन्नति हो, हमारी आत्मा अच्छे संस्कारों को लेकर आगे बढ़े, इसके लिए ज्योतिष का ये कहना चाहिए कि उत्पत्ति हुई। और हमारे हजारों महर्षि, हमारे इतने सारे जो हमारे एंशियंट इंडिया हिस्ट्री में आप पढ़ा ही होगा आपने, कितने सारे ऋषियों ने इसके बारे में ग्रंथ लिखे। आखिरी जो कहते हैं महर्षि हुए वो पराशर ऋषि हुए, क्योंकि उन्होंने कलयुग के शुरू होने पर ये बृहद पराशर हुरा शास्त्र की एक रचना करी, जो कि माना जाता है कि एक पूर्ण शास्त्र है ज्योतिष का। अब मैंने आपका आज का जो विषय रखा है कि ज्योतिष द्वारा कैसे आप अपने धन का, आपके प्रयत्नों का और अपने समय की बचत कर सकते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ज्योतिष कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है, ये एक सुपर साइंस है। इसमें ना केवल नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं पर, मनुष्यों पर, सभी चीजों पर पड़ता है, और उसके कारण जो प्रभाव होते हैं उससे कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं और नए नए इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहती हूं कि मैं एक छोटे से एक, आप कल्पना कीजिए कि आपके पड़ोस में एक ज्ञानी ज्योतिषी आए हैं। एक ज्ञानी ज्योतिषी आए, मैंने बोला है ज्ञानी ज्योतिषी आए हैं, अनुभवी ज्ञानी। और वो ऐसे ज्योतिषी हैं कि उनके बारे में काफी चर्चा है कि वह काफी अच्छी भविष्यवाणियां करते हैं। तो जैसे कि एक नॉर्मल सभी इंसानों को, आम जनता में महिलाओं को उत्सुकता होती है, सभी अपनी अपने बच्चों की अपनी कुंडली दिखाने उनके पास पहुंच जाती है। मान लीजिए कि एक महिला प्रश्न पूछती है कि मेरे बेटे का 10वीं का एग्जाम होना है, परीक्षा होनी है, और इसके बाद उसे विषयों का चयन करना होगा कि वह क्या विषय ले, वह साइंस पढ़े, वह कॉमर्स पढ़े या आर्ट्स पढ़े, या क्या उसको आगे बनना है, क्या उसको एडमिशन मिलेगा इंजीनियरिंग में या डॉक्टरी में, या और किसी लॉ पढ़े या कुछ करे। ये वह जानना चाहती है, क्योंकि सभी बच्चे, हजारों लाखों बच्चे, आजकल एंट्रेंस मेरिट का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, सभी बच्चे प्रयास करते हैं, लेकिन कितने लोगों को एडमिशन मिलता है। तो क्या वह यह प्रयास करे, वो ये जानना चाहती है कि उस बच्चे का एडमिशन कहाँ होगा। ज्योतिषी कुछ देर गणना कर कर, कुंडली देखकर, उस बच्चे की कुंडली बनाते हैं, देखकर बताते हैं कि यह बच्चा तो बीडीएस की पढ़ाई करेगा, डेंटल सर्जन बनेगा, बीडीएस की पढ़ाई करेगा और बाद में विदेश में जाके नौकरी करेगा। यानी कि एक बच्चा जो 15 साल का है, उसके आगे आने वाले 10 से 15 वर्ष या आगे के भविष्य के बारे में ये गणना वो करके कुंडली देखकर बता देते हैं। दूसरी महिला प्रश्न करती है, मेरी बेटी 24 साल की है, उसका विवाह कब होगा। ज्योतिषी फिर कुंडली देखते हैं, बनाते हैं और बोलते हैं अभी 4 वर्ष तक तो विवाह नहीं होगा, 4 वर्ष बाद विवाह होगा और 1.5 साल के अंदर इसको एक पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। तो आप 4 साल तक उसके लिए रिश्ता ढूंढने की जगह, या जीवन साथी या मैट्रिमोनी या दूसरी वेबसाइट और पोर्टल्स में जाने की जगह, जहां आप पैसा और समय दोनों लगाएंगे, उसकी जगह उसको पढ़ने दीजिए, आगे पढ़ने दीजिए। वो लड़की सुंदर है, सुशील है, नौकरी कर रही है, एमबीए करा हुआ है, सब कुछ है, 24 साल में वो पूर्णतः योग्य है विवाह के लिए। लेकिन क्या 4 साल तक माता पिता उसके लिए रिश्ता देखते रहे, जब उसका समय ही विवाह का 4 साल बाद है। ज्योतिषी ने बता दिया, ठीक है। तीसरे महिला ने पूछा कि मेरी बेटी विदेश में कार्यरत है, दुबई में कार्य करती है, अब वो उसका विवाह कब होगा। वो भी अच्छी है, सब तरह से ठीक है। उसकी कुंडली देख के वो ज्योतिषी कहते हैं कि विवाह छोड़िए, अभी तो इसके हानि होने के योग है, इसको आप तुरंत भारत वापस बुला लीजिए। दुबई में इसको हानि होने का योग है, भयंकर हानि होने का योग है, बहुत खराब समय चल रहा है, और अगर वो घर आ जाएगी तो शायद कुछ रक्षा हो सके। अगले 3 महीने भारी हैं। ये 3 प्रेडिक्शन एक ज्योतिषी कर देता है। अब कुछ सालों बाद अगर वही ज्योतिषी आपको फिर से मिलते हैं और आपको पता चलता है कि ये तीनों ही भविष्यवाणियां सटीक उतरी। पहले केस में जहां वो बच्चा
15 साल का था, उसने साइंस ली, उसके बाद उसे एमबीबीएस की जगह बीडीएस में एडमिशन मिला और वो बीडीएस की पढ़ाई कर कर डेंटिस्ट बन गया। उसको नौकरी विदेश में मिली और वो दुबई में जाके नौकरी करने लगा। बाद में उसका विवाह भी हो गया और एक बच्चा भी हो गया। 10 से 15 साल के बीच में ये सब हुआ और वो सटीक भविष्यवाणी निकली। दूसरे केस में जहां पर विवाह 4 साल बाद बताना था, निश्चित समय पर 4 साल बाद ही विवाह हुआ लड़की का, और 1.5 साल के अंदर उसे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। माता पिता ने उन ज्योतिषी की बात मानकर किसी भी जगह मैट्रिमोनी में या किसी भी जगह एफर्ट्स करना छोड़ के 4 साल उसे पढ़ने दिया लड़की को, और उसके अकॉर्डिंगली 28वें साल में जब उसकी लड़की 28 की हो गई तब उसका विवाह के लिए देखा। और उन ज्योतिषी ने यह भी कहा था कि इसका प्रेम विवाह नहीं होगा। वो लड़की किसी के साथ प्रेम में थी, लेकिन प्रेम प्रसंग उसका नहीं सफल होगा, बल्कि एक अरेंज मैरिज होगी। और इसी तरह यह हुआ। तो अब तीसरे केस में जहां दुबई से उसे बोला गया कि लड़की को बुला लीजिए, हानि होगी, तो पता चला कि 2 महीने के अंदर ही उस लड़की ने अपना एटीएम पिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर किया और 18 लाख रुपया उसके बॉयफ्रेंड ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद और जो पैसा बचा था अकाउंट में 10 से 15 लाख या जो भी था, वो भी पैसा वो निकाल जाता, लेकिन क्योंकि ये भविष्यवाणी दे दी गई थी तो उस लड़की ने भी भारत वापस आ गई। और फिर बाद में माता पिता ने जब समझाया तो डेफिनेटली उसने उस लड़के से किनारा किया जो आपसे पैसा ले रहा है। तो मैंने ये जो 3 एग्जाम्पल लिए हैं आपको बताने के लिए, ये रियल एग्जाम्पल्स हैं जो आज से 10 से 15 साल पुराने मेरे साथ ही हुए थे, जिनमें मैंने ही प्रेडिक्शन दिया था, और ये सटीक इनके फीडबैक भी हमें अवेलेबल हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स को बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था, अपना बड़प्पन दिखाना नहीं, बल्कि यह बताना कि ज्योतिष जो है एक संपूर्ण विद्या है, एक सुपर साइंस है, जिसके द्वारा अगर आपने प्रॉपर अध्ययन किया है, या कोई भी अच्छा ज्योतिषी जो है वो अगर उसका अध्ययन करके प्रिडिक्शन करता है, तो एक व्यक्ति को दिशा दी जा सकती है कि वह कहाँ प्रयास करे। मैंने 10 साल की उम्र में ज्योतिष पढ़ना शुरू करा, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी या इंजीनियर बनूंगी, लेकिन मैं बनी बैंकर। किसी भी पंडित ने उस जमाने में, आज से 40 साल पहले जब मैं 10 साल की थी, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप ना डॉक्टर बन पाओगे ना इंजीनियर बनोगे, आप बनोगे बैंकर। मेरे को ये बड़ा अजीब लगता था कि कोई भी पंडित क्यों ठीक से नहीं बता पाता कि मैं किस विषय का चयन करूं। मैंने मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में फिजिक्स, सारे ही विषय पढ़े 12वीं तक, पूरे प्रयास करे इंजीनियरिंग के लिए भी डॉक्टरी के लिए भी, लेकिन मुझे कहीं भी उसमें एडमिशन नहीं मिला। फाइनली डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करके और फिर ग्रेजुएशन करके, एमबीए करके, पीएचडी करके मैं बैंकर के रूप में, फाइनली एस्ट्रोलॉजर के रूप में आज आपके सामने हूँ। मेरे जितने एफर्ट्स, पैसा कोचिंग में या और दूसरी जगह लगा, वो सब व्यर्थ गया। जब मुझे पता ही होता कि मेरा उधर नहीं जाना है, तो मेरे प्रयत्न भी बचते, मेरा धन भी बचता, और मेरे माँ बाप को उस तरीके से नहीं सोचना पड़ता कि इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ या दूसरी चीजों में एडमिशन नहीं हुआ। इसी तरह जिस लड़की का विवाह 4 साल बाद हुआ, अगर वह अपने उस प्रेमी के साथ ही लगी रहती कि नहीं मेरा तो विवाह होगा ही, हो सकता है उसे ब्रेकअप होने पर या और कोई रीजन से, क्योंकि उसे पता था विवाह तो नहीं होगा, इसलिए उसने जल्दी ही उससे संबंध विच्छेद हुआ, और फाइनली माँ बाप की अनुसार उसने विवाह हुआ, उसका अरेंज मैरिज हुई और वो हैप्पीली मैरिड है। उधर भी ज्योतिष ने उसको मदद करी। और दुबई वाली केस में जहां पे धन 18 लाख रुपए ट्रांसफर किया था, वहां ज्योतिषी सलाह दी गई थी कि आप अभी कोर्ट केस मत कीजिए, अदरवाइज आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उन्होंने 12 लाख उस लड़के ने इस लड़की को चुकाया, और 6 लाख जब रह गया, और जब ज्योतिषीय रूप से देखा गया कि अब कोर्ट केस में जीतने की संभावना है, तब उन्होंने कोर्ट केस किया, और वो कोर्ट केस में फिर बचा हुआ 6 लाख भी उन्होंने जीता। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ कोट किए हैं, वह सिर्फ इसलिए करे हैं कि आज के जमाने में जब हर इंसान के पास एक दौड़ में वह उपस्थित है, चाहे वह आपका ऑफिस हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, पैसा चाहे 2 रुपए हो, चाहे 2000, चाहे 2 करोड़, अगर वह गलत व्यवसाय में लग जाता है जहां उसे सफलता नहीं मिलनी, तो उसका व्यर्थ होना जायज है फिर। लेकिन अगर कोई गुणी ज्योतिषी किसी इंसान की कुंडली सही रूप से बनाए और उसे बनाकर फिर वह उसको सही ज्योतिष सलाह दे कि यस हाँ, इसको इस व्यवसाय में सफलता मिलेगी, यहाँ पे प्रयत्न करने से वह सफल होगा। जस्ट ए मिनट, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट का ब्रेक लूंगी, कोई आया है। ठीक है, कोई
मेरे पास कुछ नहीं है, क्लास ले ली, क्या करना? स्टूल दे देते, कैसा स्टूल चाहिए? मतलब खड़े होने के लिए। आप साउंड खोल लीजिएगा, मैंने साउंड बंद कर दी थी आपकी ना, साउंड खोल लीजिएगा, साउंड खोल लीजिएगा, आपकी साउंड बंद है, साउंड साउंड। अनम्यूट हो गया? हाँ जी जी चलिए। जी सॉरी, घर में वेल्डिंग का कुछ काम चल रहा है तो वो उधर वो वर्कर आ गया था बोलने। कोई नहीं। खैर, क्षमा चाहती हूँ। सो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी, ज्योतिष के माध्यम से अगर ज्योतिष में सही गणना की जाए, अगर सही कुंडली बनती है, तो ये ऐसी साइंस है, ऐसी सुपर साइंस है, ऐसी नॉलेज है जिसके द्वारा न केवल किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में क्या होने वाला है, एक मोटे रूप से जो एक एक मार्गदर्शन हो सकता है कि वह किस दिशा में जाएगा, इस पर एक अच्छी राय, एक अच्छी एडवाइस दी जा सकती है। इसके साथ साथ जैसे कि आपने बोला कि ये राशिफल भविष्य, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत रिसर्च करा है। मैं आपको बता दूं कि मैंने भारतीय विद्या भवन दिल्ली से 2001 में एडमिशन लिया था और 2016 तक मैंने वहां अध्ययन किया, रिसर्च करी, अलंकार और आचार्य एक एक साल करने के बाद 14 साल अपने गुरु श्री के एन राव जी के अंतर्गत मैंने रिसर्च करी। और अब मैं अपना स्वाध्याय, अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर रही हूँ 2016 के बाद। लेकिन क्लासरूम कोचिंग मैंडेटरी है ज्योतिष सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे एक डॉक्टर पढ़ाई करता है, 5 साल पढ़ाई करता है, 6 महीने फिर प्रैक्टिस करता है, फिर कई सालों के बाद उसमें वह क्षमता आती है कि उसकी दवाई मरीज को सही लगती है, वैसे ही एक ज्योतिषी को बहुत जरूरत है कि वह पहले अध्ययन करे, प्रॉपर अध्ययन करे। ज्योतिष के 26 शास्त्र हैं, कम से कम 26 शास्त्र हैं, जिसमें से एटलीस्ट अगर वो 5 से 10 शास्त्रों का भी अच्छी तरह अध्ययन कर लेता है, तब जाकर, और फिर जब उसे वो प्रैक्टिस करता है, तब जाकर वह कुछ प्रिडिक्शन करने लायक बनता है। कम से कम 5 से 10 साल चाहिए किसी भी ज्योतिषी को अपनी भविष्यवाणियां सही देखने के लिए। लेकिन आज का जमाना क्या चल रहा है, कोई भी व्यक्ति जिसने 2-4 किताबें पढ़ ली हैं ज्योतिष की, या यूट्यूब वीडियो, या यूट्यूब की नॉलेज, या गूगल की नॉलेज से ज्योतिष सीख के वो सोचते हैं कि हम ज्योतिषी बन गए, तो वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसे ज्योतिषी जो अनाड़ी हैं, अधकचरा ज्ञान वाले हैं, ऐसे ज्योतिषियों के पास जाना तो खतरे की बात है, सबसे बड़ा खतरा। क्योंकि ऐसे ज्योतिषी, या ऐसा कहना चाहिए ऐसे पाखंडी लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। अब इस बात पे एक और बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं कोट करती हूँ। एक व्यक्ति विक्रांत खन्ना नाम है उनका, दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली से मेरे पास आज से 15-20 साल पहले आए थे, 15 साल पहले आए थे करीब। उन्होंने 2009 की बात है, मई 2009 की बात है ये, उनको वो 6 फुट का लड़का, 26 या 27 साल उसकी उम्र थी उस समय, और उसको 3 ज्योतिषियों ने लगातार ये बोला कि उसकी उम्र सिर्फ 1 साल रह गई है, अगले साल उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी कुंडली में एक योग था, एक्सीडेंट का योग, छठे घर का मंगल। कुंडली में बेसिकली 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, और 9 ग्रह बिठाए जाते हैं। एक एक्सीडेंट का एक स्नैपशॉट, कुछ योग होते हैं कुंडली में। अगर छठे घर का मंगल है और वहां से वो लगन को देखता है, लगन यानी पहला घर जो कुंडली का होता है, तो उसका मतलब यस, एक्सीडेंट तो होंगे व्यक्ति के। लेकिन क्या एक योग देखकर यह बोल देना कि वह अगले 1 साल में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मात्र 27 साल की आयु में क्या उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्या ये सही है? उसको एक पंडित ने बोला दिल्ली में कि तुम हवन करा लो, 50,000 का खर्चा आएगा, मैं तुम्हारी उम्र बढ़ा दूंगा। फिर उसको विदेश जाना पड़ा, किसी कार्य से लंदन गया, वहां पे एक ज्योतिषी मिला, उसने भी उसे बोला भाई तुम्हारी कुंडली में तो बड़ा भयंकर योग है, अगले साल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वो लड़का डर गया कि दूसरे ने भी यही बोला, उसने बोला 1.25 लाख का खर्चा आएगा, मृत्युंजय मंत्र करा लेना, तुम्हारी उम्र में बढ़ा दूंगा। और फिर तीसरा पंडित उसे दिल्ली में कहीं और मिला, जहां उसने भी उसे यही बोला। चौथी बार वो मेरे पास आया, जब उसने कहा कि मेरे को असली में जानना है, क्या सच में मैं मर जाऊंगा, क्या वो इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, है मतलब कहना चाहिए वो है इकलौता बेटा है माँ बाप का, उसके डॉक्टर पेरेंट्स हैं दोनों।
फादर हार्ट स्पेशलिस्ट है, मदर गायनोकोलॉजिस्ट है, इकलौता बेटा। मैंने उसकी कुंडली देखी और बोला कि देखो एक्सीडेंट तो तुम्हारे होंगे, उसके एक्सीडेंट हो भी रहे थे पिछले कुछ समय से, 3-4 एक्सीडेंट हो भी रहे थे छोटे छोटे। मैंने उसे बोला कुंडली में योग तो है एक्सीडेंट का, लेकिन तुम्हारी कुंडली में एक और योग भी है जो कि पूर्ण आयु का योग है। पूर्ण आयु मतलब कम से कम तुम 70 से 80 साल जियोगे। कुंडली में शनि जो होता है वह कारक होता है उम्र का। उसकी कुंडली में तुला का शनि था, उच्च का शनि था, और भी कई सुंदर योग थे उसकी कुंडली में। उन योगों को वो ज्योतिषी, जो 3 ज्योतिषियों ने उसको डराया, धमकाया, भ्रमित करा। किसी ने उसको ये नहीं बताया कि कुंडली में योग अच्छे हैं, तुम जियोगे। थोड़ी सी समय, इस समय दशा ऐसी चल रही है, इस समय तुम्हें इसलिए थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। कोई बात नहीं, वो चले गए। उसके बाद मैंने उनको सिर्फ क्या कहा, अपने बचाव के लिए आप नारायण कवच का पाठ डेली कीजिए। हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आप नारायण कवच करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं प्रतिदिन, तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर आपके ग्रह दशा कुछ खराब भी चल रही है, तो कुछ समय के लिए अगर दशा खराब है, आप पाठ करते रहिए, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। उस लड़के के साथ ये इंसिडेंट हुआ कि विद इन, जब वो 8 से 10 दिन उसे नारायण कवच करते हुए हुए थे प्रतिदिन, मैंने कहा नहा धो के सुबह आपको करके ही निकलना ऑफिस के लिए। उस लड़के को पड़ोस के लड़कों ने, उसकी गाड़ी में कुछ पार्किंग का झगड़ा हुआ और उसकी गाड़ी का वो पंचर कर रहे थे कुछ, तो उसने देख लिया, और जब वो उन्हें रोकने लगा तो उसे लाठी से उन लड़कों ने मारा। कम से कम 10 से 15 लाठियां उस लड़के को पड़ी। मैं आपको इसलिए रियल केसेस बता रही हूँ, क्योंकि ज्योतिष क्या है और कैसे लोग इसको मिसयूज करते हैं और क्या इसकी यूटिलिटी है, इसको बताने के लिए मैं आपको लाइव एग्जांपल्स बता रही हूँ। तो फाइनली उस लड़के को 10 से 15 लाठियां पड़ी। माँ बाप डॉक्टर थे, तुरंत उसे फोर्टिस ले गए। वहां उसका सारा सीटी स्कैन और सारे चेकअप हुए, और आप मानेंगे नहीं, उसके 15 से 20 लाठी खाने के बावजूद उसको खरोच तक नहीं आई थी, और उसके सारे टेस्ट पॉजिटिव आए। ओनली थिंग कि लाठी पड़ी थी तो उसको दर्द तो होगा, और झगड़ा हुआ था, और इट वॉज सच ए सडन इंसिडेंट। बट नारायण कवच ने उसको उसके बाल भी बांका नहीं होने दिया। मान लीजिए अगर वो मुझसे नहीं मिलता और मैं उसे नहीं बताती कि भाई ये सब तो होगा, लेकिन तुम्हारी उम्र तो लंबी है, तो वो व्यक्ति जरूर ये डर के मारे ऐसे पाखंडी लोगों से हवन कराता, यज्ञ करा लेता। क्योंकि ऐसे लोग ज्योतिष नहीं जानते। मैं ये नहीं कह रही कि हवन कराना, ये यज्ञ कराना गलत है, बिल्कुल सही है, अच्छा है, कराना भी चाहिए। लेकिन उसके नाम पर, ज्योतिष के नाम पर उसको आप भ्रमित करना लोगों को कि भाई तुम्हारी कुंडली में ये है, और पैसा बनाने के लिए कि उससे 50,000 ऐंठने हैं, 1.25 लाख लेना है मृत्युंजय मंत्र के नाम पे, आजकल बड़े सारे लोग इसका मिसयूज करके और लोगों को, इनोसेंट लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो असली गुणी ज्योतिषी अगर हैं, मैंने इस बारे में पहले भी कहा था कि ज्योतिषियों की, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे ज्योतिषियों की भी एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए जिसमें जो ज्योतिषी हो उनका प्रॉपर उन्होंने अध्ययन किया है, कितनी रिसर्च करी है, कितना एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप उनको लाइसेंस दीजिए, एंड देन दे शुड गिव प्रेडिक्शंस। हर कोई ऐरा गैरा आए दिन जो छोटे मोटे पढ़ पुढ़ के अपना वीडियो डाल के, यूट्यूब वीडियो बना के, या रटा रटाया बोल के, अगर जो ज्योतिषी समझते हैं कि, जो लोग सोचते हैं हम ज्योतिष जान गए हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज मैं 16 साल 18 साल बाद, 20-22 साल बाद भी मैं मानती हूँ कि अभी मुझे ज्योतिष में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि ज्योतिष ऐसा शास्त्र है कि अगर 300 साल भी किसी की उम्र हो, और अगर 12 घंटे वो रोज ज्योतिष पढ़े, तब भी वो ज्योतिष का ज्ञान जो अवेलेबल है वो नहीं पढ़ पाएगा पूरा। 300 साल उम्र हो और 12 घंटे वो प्रतिदिन अध्ययन करे। ज्योतिष इतना वास्ट विषय है, दुनिया का सबसे कठिन विषय है ज्योतिष। लेकिन ठीक है, सभी, कलयुग है, कलयुग में सभी अपने तरीके से जीवन जीते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ज्योतिष की, कि ज्योतिष में ये सब हम कैसे बता सकते हैं। कोई पंडित या कोई ज्योतिषी, अच्छा ज्योतिषी कैसे बता सकता है ये चीजें। तो कुंडली में ये मानिए कि अगर कोई ज्योतिषी, आप कैसे जानेंगे कि एक अच्छा ज्योतिषी है या गलत है, या उसे नहीं आता। अगर किसी पंडित या ज्योतिषी के पास जाने पर 2 मिनट के अंदर वो आपको बोले कि भाई तुम्हारा तो ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारी कुंडली में तो बड़ा भयंकर ये है, तुम्हें तो पूजा करानी पड़ेगी, विद इन 5 मिनट वो पूजा और उपाय पे आ जाता है, तो समझ लीजिए कि वो ज्योतिष को जानता ही नहीं। क्योंकि किसी भी कुंडली को पहले सत्यापित करना पड़ता है कि वो कुंडली सही भी है कि नहीं।
देखिए आज की डेट में अगर टाइम ऑफ बर्थ, लोग आजकल बर्थ सर्टिफिकेट पे भी होता है, डॉक्टर्स भी नोट करते हैं, बिकॉज अब लोग इस पे बिलीव करने लगे हैं कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले तक जितनी भी कुंडलियां बनती थी, जितनी भी बर्थ सर्टिफिकेट होते थे, 90% टाइम ऑफ बर्थ गलत रिकॉर्ड होता था। 90% मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि एक तो 5 मिनट घड़ी ही आगे पीछे चल रही हो, दूसरे हो सकता है कि जब बच्चे का डिलीवरी हो रही है तब डॉक्टर का ध्यान बच्चे पर, माँ को बचाने में है, ना कि वो टाइम नोट करने पर है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि अभी तो ये भी रिसर्च का विषय है कि असली टाइम ऑफ बर्थ है क्या। बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर पूरी तरह से आ गया वो टाइम, या जब उसकी आवन नाल काट दी गई वो टाइम, या बच्चे की जब पहली आवाज, रोने की आवाज सुनाई दी वह समय, या फिर जब उसने सांस लिया, उसे धरती पर रखा गया, कौन सा समय है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, इतना एरर कुंडलियों में होता है। और एक दिन में जब 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 12 राशियां 2-2 घंटे पे मूव करती हैं पूरब दिशा में। पूरब दिशा में जो राशि दिखती है जन्म के वक्त, वह आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनता है आपकी कुंडली का, पहला घर बनता है कुंडली का, जिसमें वो राशि जो पूरब दिशा में उदित हो रही होती है ईस्टर्न होराइजन पे, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। तो अगर कुंडली का टाइम ही गलत हुआ, आधा घंटा अगर गलत हो गया, और अगर उस समय राशि परिवर्तन हो रहा होगा, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही कुंडली का गलत हो गया तो सारी प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी। अब इस बात पे एक और केस मुझे याद आ रहा है, 2009 का ही केस है। एक साउथ इंडियन, श्रीनिवास नाम है, साउथ इंडियन, जिन्होंने 7 साल गवर्नमेंट में टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम किया, और फिर 8 साल उन्होंने टीसीएस में काम किया बीटेक करने के बाद। 15 साल का उन्हें एक्सपीरियंस था, लेकिन 2008 में जब रिसेशन आया, ग्लोबल रिसेशन आया, तब उनको नौकरी से निकाल दिया गया, टीसीएस ने उनको फायर कर दिया। 15 साल का एक्सपीरियंस होते हुए भी बीटेक इंसान, 15 साल के एक्सपीरियंस वाला, जॉबलेस रहा 1.5 साल तक। कितने पंडितों को उन्होंने कुंडलियां दिखाई, बहुत पंडितों को कुंडलियां दिखाई, लेकिन सबकी प्रिडिक्शन, उनकी कुंडली में तो बड़े अच्छे योग थे। सूर्य उच्च का बैठा है, 10वें घर में बैठा है, मंगल अच्छा बैठा है, फिर भी उनकी जॉब नहीं लग रही। कुंडली मेरे पास भी आई, मेरे पास वो मेल के द्वारा आई, ईमेल के थ्रू, क्योंकि 2007 से हमारी वेबसाइट चल रही है। 2009 में उनकी कुंडली आई थी, अगस्त में आई थी। और मैंने उनकी कुंडली में जब देखा तो उनके बायोफैक्ट्स, लाइफ के जो बायोफैक्ट्स हैं, बायोफैक्ट्स मतलब आपके बड़े भाई बहन कितने हैं, आपके छोटे भाई बहन कितने हैं, आपके पिता का प्रोफेशन क्या है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी स्किन का कलर कैसा है, आपने क्या शिक्षा प्राप्त करी है, ये सब चीजें बायोफैक्ट्स में आती हैं, जो हो चुका है, जो आपकी कुंडली दिखाने से पहले तक जो हो चुका है लाइफ में, जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसी चीजों को कुंडली में हमें पहले देखना होता है। पहले कुंडली की सत्यता जाननी होती है, क्या ये सही कुंडली है, क्या ये समय बर्थ जो दिया गया है हमें सही है। आधा घंटा या 15 मिनट कम से कम लगेंगे किसी भी अच्छे ज्योतिषी को, पहली बार जब वह कुंडली किसी की देखता है, चेक करने में। उसके बाद जब उसे ये यकीन हो जाएगा कि ये कुंडली बिल्कुल सही है, तब आप उसमें प्रिडिक्शन वो करेगा। तो ये कुंडली जब मेरे पास आई थी, ये साउथ इंडियन जो इंजीनियर थे, ये इनकी कुंडली मिथुन लगन की आई थी, और जयपुर की एक बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने भी उन्हें मिथुन लगन पे ही प्रिडिक्शन दे रखा था, फिर भी ठीक नहीं चल रहा था। अब उनकी 4 बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई, और साथ में उनका बीटेक और 15 साल का एक्सपीरियंस, ये मिथुन लगन से नहीं आ रहा था। मैंने उनकी कुंडली में थोड़ा सा टाइम करेक्शन किया, कुछ मिनट करेक्शन करने से कर्क लगन की कुंडली बन गई। एंड उसके बाद जब प्रिडिक्शन मैंने दी, तो मैंने कहा अब तो आपको विदेश जाके नौकरी करनी पड़ेगी। अगस्त 2009 में उन्होंने कुंडली प्रिडिक्शन रिटर्न में मेल से लिया मुझसे, और मैंने बोला कुछ 3-4 महीने के अंदर आपको मिल जाएगी नौकरी, बट विदेश में मिलेगी, भारत में नहीं मिलेगी। उन्हें यूएई में दिसंबर में ऑफर मिल गया, 6 दिसंबर 2009 को वो चले गए यूएई, और तब से वो वहीं कार्यरत है। आज 2023 हो गया, इतने सालों से, दिसंबर 2009 से वो यूएई में ही कार्य कर रहे हैं, और वहीं से वो अब मेल पे प्रेडिक्शन लेते हैं। तो क्या वो कुंडली जो जेमिनी या मिथुन लगन की कुंडली थी, अगर उस पे ही मैं सीधा प्रिडिक्शन देना शुरू कर देती, जैसे मेरे पास कुंडली आई, तो क्या मेरी भी प्रिडिक्शन ठीक बैठती?
तो एक अच्छा ज्योतिषी, हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव सर ने हमें यही सिखाया है कि जब भी कुंडली आए सबसे पहले आप कुंडली को चेक कीजिए, कुंडली में बायोफैक्ट्स को चेक कीजिए, क्या वो दिख रहे हैं, उसके बाद ही आप कुंडली को फाइनल चेक करेक्शन करके आप आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं, क्या ज्योतिष साइंस है? जो रैशनलिस्ट लोग हैं वो मानते नहीं है कि ज्योतिष साइंस है। देखिए, साइंस में तीन चीजें हैं, मैंने भी साइंस पढ़ा है। तो साइंस में होता है एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट, कोई कारण होगा जिसका प्रभाव होगा। फिर देन जो जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो रेप्लिकेबल होने चाहिए, यानी कि जो एक कुंडली पर या एक व्यक्ति के लिए है वही चीज, वही प्रिंसिपल दूसरे पे अगर हम लगाएं तो वह सही बैठेगी। ठीक है, ये दो चीज होनी चाहिए, और प्रिंसिपल और इसमें फॉर्मूले होने चाहिए। हमारे हिंदू ज्योतिष में, अब आपने बात की हिंदू ज्योतिष और पाश्चात्य ज्योतिष क्यों, तो हिंदू ज्योतिष और पाश्चात्य ज्योतिष में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है सर। क्यों? क्योंकि जो पाश्चात्य ज्योतिष है वह सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बेस्ड है। सन साइन कहाँ है? सन 12 राशियों में, एक वर्ष में 12 राशियों में गोचर करते हैं, भ्रमण करते हैं। 12 राशियों में सारी दुनिया को आप बांट दीजिए, 700 करोड़ लोग, 58 करोड़ लोगों में अगर आप बांट देंगे तो क्या उन लोगों की सेम जिंदगी हो सकती है? जो अलग अलग देश काल पात्र, यानी कि कोई भारत में पैदा हुआ है, कोई अमेरिका में पैदा हुआ है, कोई गरीब के घर पैदा हुआ है, कोई अमीर के घर पैदा हुआ है, कोई पॉलिटिशियन के घर, कोई एक छोटे से दुकानदार के घर, तो उनका भविष्य कैसे एक 12 राशियों में आप बांट के बता सकते हैं? लेकिन हिंदू ज्योतिष जो है वह चंद्रमा बेस्ड है। चंद्रमा, मून, जो कि पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, जो कि पृथ्वी से सबसे करीबी एक आकाशीय पिंड है। चंद्रमा बेस्ड भारतीय हिंदू ज्योतिष रहा है, और इसमें जो गणना की जाती है वह चंद्रमा किस नक्षत्र में था उसके हिसाब से आगे चला जाता है, या चंद्रमा किस राशि में था। अब अगर हम मान लीजिए, आप बोलेंगे राशियां क्या है, हाउसेस क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे एक सिंपल शब्दों में बोलूंगी कि अगर आकाश को, जो अगर हम 360 डिग्री मान ले, सर्कल जो है एक सर्कल रूप में 360 डिग्री है, तो उसको अगर हम 12 भागों में बांट दें, 30-30 डिग्री का एक सर्कल, 12 भाग 30-30 डिग्री के बनेंगे, 12 × 36। वो भी इसलिए कि मान लीजिए कि अगर एक बिल्डिंग में 8 फ्लैट हैं, हर फ्लोर पे 2-2 फ्लैट हैं, या एक बिल्डिंग में 12 फ्लैट ही मान लेते हैं चलिए, तो अगर एक ए में 28 ए में कोई बैठा है, एक 20 बी में बैठा है, तो ये बताने के लिए हमें एड्रेस की आवश्यकता होगी ना कि कौन कहाँ बैठा है। एक बिल्डिंग में 12 फ्लैट है अगर, तो उसमें कौन कहाँ बैठा है एक एड्रेस की आवश्यकता होगी। तो उसी तरह आकाश में कोई ग्रह कहाँ बैठा है हमें एक एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए राशियों में, 12 राशियों में आकाश को बांट दिया गया। जोडियक जो है हमारे भचक्र को 12 भागों में बांट दिया गया। ये लेकिन बाद की वो है, आज से हजारों साल पहले जब कहना चाहिए वैदिक युग था, तब राशियां भी नहीं थी, तब तो नक्षत्रों में बांटा जाता था, पूरे आकाश को 27 नक्षत्रों में बांट दिया जाता था। 27 नक्षत्र, 360 डिग्री को अगर हम 27 नक्षत्रों को 27 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र बनेगा। और उस नक्षत्र में भी अगर 4 भाग कर दिए जाए, हर नक्षत्र के भी 4 भाग कर दिए गए, 4 चरण, तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र बनता है। तो जो एक नक्षत्र का एक चरण है वो सबसे छोटी यूनिट है स्पेस की, मतलब इस ब्रह्मांड में या जो भी है ऊपर हमारे, ये जो ब्रह्मांड है इसकी सबसे छोटी यूनिट मेजरमेंट है वो एक 3 डिग्री 20 मिनट की बनाई गई, जो कि नक्षत्र का एक चरण है। तो कोई भी ग्रह किसमें गोचर करके कैसे रिजल्ट देगा, यह जानने का शास्त्र है ज्योतिष। क्यों? क्योंकि इनके प्रभाव से पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य, देश, हर तरह की, अगर हम बात करें वर्षा कब होगी, भूकंप कब आएगा, इन सब की गणना इस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा की जा सकती है। आपको शायद जानते हो कि हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट लगाती है कि भाई मानसून कब आएगा, या किस क्षेत्र में वर्षा कम होगी, कहाँ सुनामी आ जाएगा, अब तो टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो चुकी है,
लेकिन आज से 100-200 साल पहले, जब ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब ये गणना हमारे ज्योतिषी, हमारे अनुभवी ज्ञानी ज्योतिषी कुछ मिनटों में, 10 से 15 मिनट में मुहूर्त पंचांग देखकर गणना कर कर बता देते थे किस नक्षत्र में ये हुआ है तो इस साल वर्षा देर से होगी, इस साल वर्षा अधिक होगी, ये क्षेत्र में सूखा पड़ेगा। तो ये शास्त्र जो आज नासा आ गया है, अमेरिका और बड़ी सारी कंट्रीज बड़ी रिसर्चेस कर रही हैं कि भारतीय ज्योतिषी कैसे बता देते थे ये सब। बहुत सारे शास्त्र है, सूर्य संहिता है, सूर्य सिद्धांत है, बड़े सारे हैं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा में अब आप देख रहे हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये तुलसीदास जी ने पहले ही मेंशन कर दिया। नासा अब कैलकुलेट करके बता रहा है कि बिल्कुल वही वही दूरी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ओपनली, लेकिन वही पॉलिटिशियन, वही मिनिस्टर, वही लोग जो टीवी पर या और दूसरे फोरम पर बोलते हैं कि ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं है, ये सब पाखंड है और हम तो रैशनलिस्ट हैं, वह चुपचाप रात में हमारे गुरुजी के पास और बड़े बड़े अन्य ज्योतिषियों के पास अपनी कुंडलियां दिखाने आते हैं और पूरी गणना लेके जाते हैं, पूरी भविष्यवाणी लेके जाते हैं। अभी ये चुनाव हुआ था 4-5 स्टेट में, उसमें भी गणना की जा रही थी। अब हमारे पास ज्योतिषियों के पास वो सबकी कुंडलियां नहीं है, सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर होने वाले या लोगों की भावी पर जो भी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ऐसे में कैसे गणना की जाती है? प्रश्न शास्त्र के द्वारा। प्रश्न शास्त्र, नव प्रश्न शास्त्र ज्योतिष का एक अंग है जिसमें जब प्रश्न पूछा जाता है उस समय की ग्रह स्थिति की कुंडली बनती है और उसके द्वारा आप उस प्रश्न का सटीक उत्तर दे सकते हैं। ये जो इलेक्शन आए थे उस समय हमारा जो ज्योतिषियों का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ये प्रश्न डाला गया कि ये कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कहाँ आएगी, कितने राज्यों में। तो मुझे ये बता के बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गुरुजी के ज्ञान द्वारा हमें इतना उन्होंने सिखा दिया कि हमने गणना की कि कम से कम 3 राज्यों में बीजेपी आ रही है और वो गणना बिल्कुल सीधी बैठी, रिजल्ट सामने है विद इन 1 वीक और ये सब रिकॉर्डेड है सर। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही, हर चीज रिकॉर्डेड है, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो ये हमारा बड़प्पन नहीं है, इसमें इसमें बड़प्पन है ज्योतिष का, जो एक सत्य रूप में एक पूर्ण शास्त्र है और जिसके द्वारा अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ना केवल आपका समय बचेगा, आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा, कहाँ आपको जाना है, कितना समय और पैसा लगेगा, और कैसे आप एक व्यक्ति जो कि निराश हो चुका है, आप ये देखिए आईएएस के लिए पढ़ाई बच्चे करते हैं, 5-5 अटेम्प्ट देते हैं और जब 5वें अटेम्प्ट में वो फेल हो जाते हैं तो दिल टूट जाता है कि मेरी इतने 6-7 सालों की पढ़ाई वेस्ट हो गई, पैसा वेस्ट हो गया, अब तो मैं बुढ़ा भी हो गया, अब मैं ना नौकरी मिलेगी ना शादी होगी। ऐसा एक व्यक्ति मेरे पास आया था जिसके 5 अटेम्प्ट आईएएस फेल हो चुका था। ऐसा व्यक्ति जो निराश हो चुका है, मान लीजिए किसी का लव अफेयर या टूट गया और वो निराश हो जाए तो वो डिप्रेशन में जाएगा, हो सकता है वो सुसाइड अटेम्प्ट करे। ऐसे में अगर एक सही ज्योतिषी सही सलाह उसे दे, उसकी कुंडली देखकर क्या उसका दिख रहा है, क्या भविष्य दिख रहा है, क्या वो अच्छा कर सकता है, कहाँ उसकी क्षमता है, क्या वह बैंक मैनेजर बन सकता है, क्या वह गवर्नमेंट प्योर आईएएस की जगह, एकेडमिक सर्विसेज की जगह किसी और सर्विस में अच्छा कर सकता है, क्या वो एक बड़ा अच्छा उच्च कोटि का लेखक बनेगा या कुछ और अन्य बड़ा कार्य वो कर सकता है, यह वह सही समय पर उसे बताए। और उस निराशावादी जो उसके जीवन में दशा चल रही है, जिसमें वो डिप्रेशन में सुसाइड तक करने का सोच रहा है, उस समय उसको एक अच्छा भगवान का नाम लेना या समय बता के कि भाई इतने समय का बात है, तुम सब सही अच्छा हो जाएगा, तुम्हें काउंसलिंग दी जाती है जिससे कि आप इस खराब समय से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत सफल हो सकता है। ऐसे बड़े सारे बच्चे आते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं बिकॉज ऑफ फेलियर इन करियर और इन मैरिज और इन लव अफेयर्स और नथिंग एनी मेनी थिंग्स, बट ऐसे लोगों को जरूरत है एक अच्छे काउंसलर की जो कि एस्ट्रोलॉजी जानता अगर होगा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास तो सभी जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएंगे, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से बेटर काउंसलिंग एक एस्ट्रोलॉजर कर सकता है जो सही रूप में एस्ट्रोलॉजी का जिसने ज्ञान पढ़ा हो, जिसने मेहनत करी हो। इतना मेरे को ये बताने का ये उद्देश्य था कि अगर सही एस्ट्रोलॉजी का प्रमोशन किया जाए, पब्लिसिटी की जाए, और डेफिनेटली जो फ्रॉड लोग हैं उनको उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये बोलूंगी उनको सजा भी मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को।
इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर आप एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं, किसी ने आपको प्रिडिक्शन दिया, देखिए प्रिडिक्शन बोल के जो लोग देते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे, लेकिन जो वेबसाइट के थ्रू या रिटर्न में दे रहे हैं या रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं लोगों के, वहां वो एविडेंस बन जाता है। तो वो एविडेंस के बेसिस पे अगर किसी ने आपको रॉन्ग दिया है तो डेफिनेटली यू कैन सू दैट पर्सन इवन। तो ज्योतिष का सही रूप में अगर इस्तेमाल हो तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है, और हमारे जैसे जो भी भारतीय विद्या भवन से पढ़ते हैं ज्योतिष, जहाँ 2 साल मिनिमम पढ़ाई आपको अलंकार आचार्य की करनी पड़ती है और उसके बाद फिर रिसर्च करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है तब जाके एक पूर्ण ज्योतिषी 5 साल में तैयार होता है, तब जाके उसको आगे भविष्यवाणी करनी चाहिए। इसके साथ अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछने हैं तो मैं आपके सामने फोरम को रखती हूँ। मेरे को इतना ही कहना था, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आभा शर्मा जी। अब कोई किसी का प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा नैब साहब क्वेश्चन पूछेंगे आपको, बाद में जी धन्यवाद में व्यक्त कर देंगे। नहीं, मैंने दरअसल ना स्टार्टिंग में पूछा था कि वो भारतीय ज्योतिषी और हिंदू ज्योतिषी का अंतर, आपने पाश्चात्य ज्योतिषी और भारतीय ज्योतिषी का अंतर बताया। हिंदू ज्योतिषी और भारतीय ज्योतिषी सेम है? देखिए हिंदू ज्योतिष एक पूरी तरह डेवलप्ड साइंस है, क्योंकि इसमें हमारे पास बड़े सारे दशा सिस्टम है। करीब 99 टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, 99 मेथड्स हैं टू प्रिडिक्ट इवेंट। पराशर जी ने 55 दशाएं दी, जेमिनी जी ने 44 दशाएं दी, 99 तरह के मेथड है टू प्रिडिक्ट इवेंट। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, कोई दशा सिस्टम नहीं है। वो मैं लोग सिर्फ ग्रहों के या राशियों के क्या सिग्निफिकेशन है उसको लेके सिर्फ बताते हैं कि कोई मैं व्यक्ति अपना कैसे बिहेव मैं करेगा। अपना प्रश्न स्पष्ट नहीं कर पाया, शुरू नहीं में भी नहीं लगता है मेरे को और अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। भारतीय ज्योतिष और मेरा हिंदू ये था ज्योतिष कि आपने एक कहा ही है। हिंदू ज्योतिषी, मैं कह रहा था भारतीय ज्योतिषी। पाश्चात्य का मैंने कभी नाम नहीं लिया, पाश्चात्य से इसका कंपेयर भी नहीं कर रहा। क्या हिंदू ज्योतिषी और भारतीय ज्योतिषी में भी कोई अंतर है या सेम है? नहीं, हिंदू देखिए, हिंदू और कई लोग वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, कोई हिंदू बोलता है, भारतीय ज्योतिष, ये सब एक है, तीनों एक है। लेकिन एक तरह से वेदों में जो है ज्योतिष के बारे में तो है, नक्षत्र राशि ये सब तो थोड़ा मिलेगा, लेकिन प्योरिटी से अगर हम देखें तो वैदिक ज्योतिष कुछ नहीं है, हिंदू ज्योतिष ही कहलाएगा ये, क्योंकि हिंदू धर्म में ही इसका उत्पत्ति हुई है। अगर आप इसे भारतीय भारतीय ज्योतिष कहना चाहें तो भारतीय ज्योतिष कह सकते हैं। दोनों सेम है। जी दूसरा जी ये जो प्रेडिक्शंस कुछ लोग हाथ देख कर भी करते हैं, हस्त रेखा से भी, जी जी तो जी हस्त रेखा में और इसमें क्या सिमिलरिटी है या उससे भी देखिए, कोई गहरी? हस्त रेखा बिल्कुल सही बात है। हस्त रेखा तो खैर उसकी नहीं होगी जिसके हाथ नहीं है, लेकिन उसकी भी रेखाएं तो होंगी, पैरों में होंगी, माथे पर होंगी। तो वो आपके हाथों में जो रेखाएं हैं, पामिस्ट्री जो कहलाती है बेसिकली, जी हस्त जी रेखा विज्ञान, उसमें हमारे हाथों पर माउंट्स बने होते हैं, पर्वत बने हैं, जी जी जो इसमें वही है, वो ग्रहों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेखाएं हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कि कैसे, कौन सी रेखा भाग्य रेखा है, आपकी जीवन रेखा है, देन आपकी मस्तिष्क रेखा है, बड़ी सारी रेखाएं हैं। उससे अतिरिक्त वो भी एक साइंस है। बेसिकली ये सारी ऑकल्ट साइंसेज हैं, और एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, ऑल ऑकल्ट साइंसेज कहना चाहिए। दोनों का वही मतलब है, अल्टीमेटली आपको भविष्यवाणी देना। एस्ट्रोलॉजी में भी हम वही कर रहे हैं, हस्तरेखा द्वारा वही कर रहे हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी के द्वारा भी वही करते हैं, अंक न्यूमरोलॉजी की शास्त्र। भी मैं बात करने कई जा लोग रहा था। वास्तु यस, से सोचते हैं कि वास्तु से कुछ कुछ हेल्प हो जाएगी आपको। अल्टीमेटली इन सबको ऑब्जेक्टिव क्या है, बेटर बनाना, किसी के जीवन को, उसके जीवन को, उसके घर को, उसके घर के सदस्यों को बेहतर करने के लिए एक सलाह देना। लेकिन हिंदू ज्योतिष के सामने ये सारी जो भी दूसरी है, मैं मानती हूँ हो सकता है कोई पामिस बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो, लेकिन हाथ की रेखाओं से प्रैक्टिस करने के लिए उस व्यक्ति को आपके पास आना होगा, उस पामिस के पास जाना होगा। लेकिन हिंदू एस्ट्रोलॉजी इतनी ब्यूटीफुल साइंस है कि लाखों में, करोड़ों मील दूर, या एक अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर दिल्ली में बैठे हुए एस्ट्रोलॉजर से मेल करेगा, डेटा भेजेगा, देखने की भी जरूरत नहीं है, कुंडली आपका सब कुछ बता देगी। आपका क्या, आपकी हाइट है, आपका क्या रंग है, कि आप चश्मा लगाते हैं कि नहीं, कि आपके छोटा भाई बहन है कि नहीं, कि आपने शिक्षा प्राप्त की है, आपकी शादी कब हुई होगी, आपकी शादी में प्रॉब्लम है, या आपके बच्चे कितने होंगे, या आपके बच्चे नहीं होंगे।
या आपका नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, सब एक रोड मैप है। एक एक कहना चाहिए कि जैसे खजाने का नक्शा होता है, वैसे कुंडली जो है, अगर एक सही कुंडली है तो वो आपके जीवन का नक्शा है। वो आपके बारे में आपसे ज्यादा बता सकती है। आप भी शायद ना जानते हो अपने बारे में। जो एक ज्योतिषी, अगर अनुभवी ज्योतिषी होगा, तो उसे आपकी कुंडली का अध्ययन करके वो आपको क्लैरिटी से आपके स्वॉट एनालिसिस करके बता सकता है। मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी आपको जीवन में, और कहाँ आपको खतरा हो सकता है, कौन सी बीमारी आपको होगी, कहाँ आपको एक्सीडेंट का खतरा है। मेरे ये ख्याल सब से कोहली चीजें साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद श्याम कोहली साहब। हाँ, जी साहब। एक्चुअली जो पूछा है आपने, ये एस्ट्रोलॉजी और पॉमिस्ट्री। जी एस्ट्रोलॉजी ये समझ लीजिए कि इक्वेशंस हैं, और पॉमिस्ट्री उनका ग्राफिकल प्लॉट है। ग्राफिकल प्लॉट है। अब एक्चुअली इक्वेशन से सब जब चाहे हम निकाल सकते हैं, आज से 50 साल 60 साल बाद भी। पर जो ग्राफ होता है वो आपकी साइज के डिपेंड करता है। तो एवरी 9 इयर्स पे ये चेंज होता जाता है, पिछले बढ़ते जाते हैं, आगे के बनता जाता है ग्राफ। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड पॉमिस्ट्री। नहीं, एस्ट्रोलॉजी मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि ना, जैसे मैम ने अपना बताया कि उन्होंने बहुत ट्राई किया, इंजीनियर डॉक्टर वाला भी एक ट्राई की, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? अल्टीमेटली शी बिकेम ए बैंकर। तो मैं शुरू में बैंक में काम करता था, तब हमारे भी पास में कोई एक आए थे जो पामिस्ट थे बहुत, उन्होंने, मैं उनको दिखाया, मैं उसमें आईएएस का मेरा था कि मैं आईएएस बन जाऊँ, कुछ बन जाए, मेहनत भी कर रहा था, हुआ नहीं कुछ। तो मैंने उनको दिखाया, वो कहते भाई तुम ऐसी जगह रहोगे जहाँ पे कैलकुलेशन रहे। तो अभी कहाँ, मैं बैंक में, कहते वहां कैलकुलेशन है, हाँ। तो फिर वहां से निकल के हम आ गए इनकम टैक्स में। तो वहां भी जिंदगी भर टैक्स की और पेनाल्टी की कैलकुलेशन ही करते रहे। तो वो उनकी पामिस्ट्री मुझे अभी तक याद है। और ऐसे ही एक दो और प्रेडिक्शंस रहे, जैसे एक के पास जाते थे उनके यहाँ, तो उन्होंने हमसे एक बार कहा, मैं ब्रदर भी साथ में था, कहते थोड़े दिन और रुक जाओ, तुमको तुम्हारे हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे अपने घर में ही कोई देखने वाला हो जाएगा। तो विद इन 3-4 इयर्स मेरा छोटा ब्रदर भी, उसने भी शुरुआत कर दी थी। तो ये सब चीजें, कुछ चीजें वाकई में बहुत सटीक हुई हैं। और एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि समय का कितना अंतर होता है, कुछ तो आपने बताया कि प्रैक्टिकली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कुछ लोग कहते हैं कि उसका भी असर पड़ता है, जैसे जीव गर्भ में आता है या उसमें जान आ जाती है। पहले तो एक हुआ कि वो ओवम और उसका हुआ समथिंग लाइक दैट, लेकिन कंसेप्शन हुआ, कंसेप्शन में जब जीव में जान आती, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं तो ग्रहों का पड़ता ही है। बिल्कुल दूसरी बात मैं अभी पूछ लूं, दूसरा ये जो नग वगैरह बताए जाते हैं या कलर बताए जाते हैं, इनका प्रभाव, ये दो चीजें मैं और पूछूंगा, बाकी फिर बाकी लोग पूछेंगे, नहीं तो जी। पूछता रह पहले जाता। वाले प्रश्न का उत्तर देती हूँ। ये प्रश्न हम ज्योतिषियों के सामने भी बड़ा विकट रहता है कि क्या हम ले समय। तो एक बड़े महात्मा दिल्ली में आए थे, मेरे सौभाग्य से आई थिंक आज से 10-12 साल पहले वो गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे फॉर सम हेल्थ रीजन। तो मैंने, उनकी उम्र भी आई थिंक मोर देन 150 ईयर्स थी उस समय। तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर मुझे सिर्फ एक चीज जाननी है। वो अंतर्यामी थे इनफैक्ट, भगवान उनका नाम था। तो उन्होंने, मैं गुरुजी के साथ ही गई थी, तो मैंने उनसे पूछा सर मुझे बस ये बता दीजिए कि ये मतलब मैं कंफ्यूज रहती हूँ इसको लेके कि टाइम ऑफ बर्थ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम वर्क करो नक्षत्र पे। रात, देखिए माँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे की डिलीवरी से 12 घंटे पहले लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। 12 घंटे पहले, अगर नॉर्मल डिलीवरी है, 12 घंटे पहले लेबर पेन स्टार्ट होता है। तो उन्होंने बोला कि जब लेबर पेन स्टार्ट हो, उस नक्षत्र को ध्यान में रखकर गणना करो। उन्होंने मुझे ये बोला। इसका मतलब यानी कि बच्चा, आजकल तो लोग सिजेरियन ऑपरेशन भी करा लेते हैं, बिकॉज कई लोग चाहते हैं कि भाई हमें पेन ना बर्दाश्त करना पड़े, तो वो सिजेरियन टाइम देख के। लेकिन आप ये मानिए, इतने साल हो गए, 20 साल हो गए हमें, मेरे गुरुजी को तो 70 साल 80 साल हो गए करते हुए ज्योतिष। उन्होंने बताया पूरे लाइफ में सिर्फ एक जो कैलकुलेशन दिया था कि इस मुहूर्त में बच्चा पैदा करो, तब वो बच्चा उस मुहूर्त में हुआ। अदरवाइज सभी केसेस में या तो बच्चा पहले आ गया या बच्चा बाद में आया। क्योंकि ये हमारे हाथ में भी नहीं है, भगवान चाहता है ना। क्योंकि जो बच्चा पैदा जब होता है, तो उस समय की, जब वो बच्चा बाहर आ गया बिल्कुल, उस दिन की कुंडली बनेगी, उस समय की। तो अगर उसके भाग्य में वो अच्छा होना लिखा ही नहीं है, तो कैसे वो जन्म ले लेगा उस समय। तो भगवान ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी हैं। और ये डेफिनेटली मनोज जी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? देखिए, कहिए। ये कह रहे हैं कि मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा हूँ। कौन मनोज जी हैं? कोई आए हुए? मनोज जी पहले अपना वीडियो ऑन करिएगा आप। वीडियो मनोज ऑन जी कर लीजिए अपना, पहले वीडियो ऑन करो। फिर अनम्यूट कीजिए।
हाँ, अब आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को, पूछिए। पहले अपना It is भारतीय not परिचय। ज्योतिष useless. और हिंदू ज्योतिष एक ही चीज है। हम्म भारतीय ज्योतिष और हिंदू ज्योतिष एक ही चीज है। जी हिंदू ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष में कोई अंतर नहीं है। और पामिस्ट्री जो है वो इंट्यूशन बेस्ड साइंस है। दैट इज नॉट, यू कैन नॉट कॉल इट ए साइंटिफिक वे ऑफ एस्ट्रोलॉजी। 9 साल में क्यों बदल जाती है रेखाएं, ये तो अब कोहली जी बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे 40 साल तो हो गए ज्योतिष करते हुए। नहीं देखिए, वर्षों से नहीं है, मोर देन 50 इयर्स मुझे भी इस फील्ड में हो चुके हैं। डॉक्टर बीवी रमन के साथ में वर्क किया है काफी। पर यह है कि जो डॉक्टर 9 बीवी years, रमन वाज नॉट ए palmist। नहीं, ही वाज ए एस्ट्रोलॉजर एंड माय ब्रांच इज एस्ट्रोलॉजी नॉट palmistry। माय बेसिक ब्रांच इज एस्ट्रोलॉजी। जी जी तो उसमें ये एक्चुअली 9 इयर्स का उनका जो ये 9 इयर्स का जो कैलकुलेशन है, वो ये कहते थे कि एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं इतनी ये ग्राफिकल प्लॉट्स को। तो उनको एकोमोडेट करने के लिए जो पिछले हैं मिटते हैं और आगे का ग्राफ जो है वो मूव करता है। अब हो सकता है ये चलिए, गलत हो या आपका सही हो, व्यू हो सकता आई है वो। डोंट, इसको नहीं, मैं वो नहीं श्री endorse मनोज करता। जी कोई पामिस्ट विशेषज्ञ लगते हैं, इनकी भी लाभ उठाना मनोज चाहिए जी, हम लोगों को। अपना थोड़ा जी सा जी परिचय देंगे आप? पहली बार हम जूम पे आपको देख हाँ, रहे हैं। परिचय दे दे, पहली बार आए हैं। नहीं, मैं परिचय के लायक नहीं हूँ, मैं क्या परिचय दूंगा सभी अपना। लोग ऐसे हैं, परिचय के लायक नहीं है, सभी ऐसे ही हैं जैसे आप हैं। हाँ, सर नहीं मैं नहीं, परिचय दे देती हूँ सर का। जी जी। हाँ, ये सर खुद भारतीय बता रहे हैं विद्या भवन 40 में साल तो हम ज्योतिष तो पढ़ाते मानते हैं हैं। भाई, धुरंधर आदमी है कोई, तो हमें लाभ उठाना चाहिए आपका। मनोज जी, हम्म ऐसी क्या बात है? बिल्कुल। जी जी, आप जो आवाज अपना बताएं। परिचय हो ज्ञान को लेना जरूरी है। मनोज पाठक सर मेरे गुरु रहे हैं 20 साल पहले। इनसे मैंने पंचांग पढ़ा था। भारतीय विद्या भवन में ज्योतिष पढ़ा रहे हैं 1995 से। हम्म देखिए, बहुत विद्वान आदमी है, गजब कह रहे हैं अच्छा। मैं कहीं परिचय नहीं देना चाहता। विद्वान लोग अपना परिचय देते हुए हिचकिचाते हैं। हम्म। जी जी नहीं, जी कोई आवश्यकता भी नहीं है उसकी। नहीं लेकिन ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा इंट्रीगिंग लगा मेरे को कि 9 साल में, मतलब 9 साल का तो मेटॉनिक साइकिल जो है मून की, वो भी 19 साल की होती है। तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रीगिंग लगा मुझे। मैं सुन रहा था, आभा ने बहुत अच्छी तरह से आज एक प्रेजेंटेशन दी है, बड़ी प्रैक्टिकल रूप से दी है। पाठक जी को तो प्रसन्नता होगी कि उनकी शिष्या इतनी अच्छी, देखिए, सबके सामने प्रस्तुत कर रही है, हम जैसे लोगों को प्रभावित कर रही। नहीं नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने, मतलब इट वाज ए वेरी गुड प्रेजेंटेशन, आई विल से। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शी टुक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इट जो, शोज द कॉन्फिडेंस। हाँ, वो जो एक अरविंद सवाल शर्मा जी, उठा पूछ था। लीजिए कोई प्रश्न और पूछ, अपना जिज्ञासा कोई पूरी कर रहे हो। ये तो विशेषज्ञ लोग आ चलिए, गए। हाँ अच्छा, ये चलिए देखिए आपके पैनल में चलिए आवाज जी, मैं ही आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि आपने अभी कहा। पाठक जी की सेवाएं ली जाएंगी, उसमें जी क्या जी। है? अभी से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। अभी जैसे अभी आपने कहा कि एक व्यक्ति है जिसने आईएएस की 5 साल ट्रेनिंग वो करा और उसने अपने समय लगाया, और जी समय लगाने के बाद जब वो आया तो उसको वहां समय नहीं लगाना चाहिए था। जी मेरा जी मानना अभी जी ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी समय लगाता है वो व्यर्थ तो नहीं जाता ना। कहीं ना कहीं कोई ना नहीं कोई चीज तो सीखता है ना। और बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो भी व्यर्थ नहीं एक्सपीरियंस कहीं जाता। ना कहीं काउंट होगा। सर मैं इस बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि जो उसने पढ़ाई करी, लॉ करा हुआ था, उसके बाद उसने परीक्षाएं दी, लेकिन अगर कुंडली में राजयोग नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आईएएस जैसी परीक्षा प्राप्त करके ऊंचे पद पर आसीन नहीं हो सकता। ये ज्योतिष का प्रिंसिपल है, राजयोग होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि उसकी लाइफ खराब है राजयोग नहीं है तो। राजयोग नहीं होंगे तो, लेकिन हजारों लोग कुंडली में होते हैं। कुछ दूसरे अच्छे योग हो सकते हैं, गजकेसरी योग हो सकता है, आदित्य बुध योग हो सकता है, दूसरे अच्छे योग हो सकते हैं जो उसे किसी और अच्छे पद पर ले जाएंगे। आईएएस उसके लिए नहीं बना है, क्योंकि राजयोग वैसे नहीं थे कुंडली में। और डेफिनेटली हो सकता है अगर वो योग हो भी तो उसकी दशा ही उसके जीवन में 90 साल की उम्र में आ रही हो, 80 साल में आ रही हो, तब वो क्या उस समय में नौकरी पा सकता है? नहीं पा सकता ना। तो ये चीजें एक गुणी ज्योतिषी देखता है कि कुंडली में प्रॉमिस क्या है, दशा क्या है, और फिर गोचर जो ट्रांजिट है, ये तीन चीजों को मिलके बनता है इवेंट।
लाइफ में कोई भी चीज जो होती है उसके लिए पहले तो कुंडली में वो योग होना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड दशा आपके जीवन में सही समय पे आनी चाहिए, और उसके बाद जो गोचर में जो भ्रमण कर रहे हैं गोचर, वह आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है, वो आपके इस दशा और प्रॉमिस को फेवर कर रहा है या उसके ऑपोजिट ले जा रहा है। अगर ऑपोजिट ले जा रहा होगा तो बड़ी मुश्किलों से आपको वो चीज मिलेगी, अगर आपको फेवर कर रहा होगा तो तुरंत पहले अटेम्प्ट में आईएएस हो जाएगा, तुरंत पहले अटेम्प्ट में जिसको लड़की पसंद की उसी से शादी हो जाएगी। तो ये तीनों चीजों का प्रिंसिपल मिलके एक इवेंट होता है, और इसके साथ जो फ्री विल है, अब आप बोलेंगे फिर इंसान कहाँ तक वो है फ्री विल, यानी कि हमारे एफर्ट्स हम कहाँ तक कर सकते हैं। तो उसमें ये मान के चलिए कि जो इंसान अच्छा करता है, मेहनत करता है, एफर्ट करता है, तो कुंडली में हर चीज जो है वो एक रेंज में होती है। लाइक एक बच्चा जो पैदा हुआ है, लाइक सचिन तेंदुलकर को ले लेते हैं, वो पैदा हुआ, उसको क्रिकेटर बनना था, लेकिन क्या आप सभी जानते होंगे कि वो स्कूल ड्रॉप आउट है, पढ़ाई तो उसने अच्छी नहीं की। लेकिन अगर उस बच्चे को आप बोलते कि आप सिंगिंग करो, लता मंगेशकर की तरह टॉप सिंगर बन जाओ, वो तो क्रिकेट के लिए बना है ना, कुंडली में योग है कि वो तो स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा, ख्याति पाएगा, पढ़ाई में वो अच्छा नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति का प्रारब्ध फिक्स्ड है, उसी तरह से जैसे एक खूंटे पे बंधी हुई रस्सी से गाय बंधी हुई है, तो वो रस्सी से वो गाय जिस सरकमफ्रेंस में घूमेगी, बस उतनी ही हमारा प्रारब्ध है, उसी एरिया में हम काम कर सकते हैं। अब गाय की इच्छा है कि लेफ्ट जाए या राइट जाए। इंजीनियर बनने का योग है तो ये उसके हाथ में है कि वो एक उच्च कोटि का इंजीनियर बने या एक लोअर, एक मीडियोकर कोटि का इंजीनियर बने। ये हमारे हाथ में है कि हम एफर्ट कितना डाल रहे हैं। लेकिन जो बनना है, मुझे बैंकर बनना था, मैं बैंकर ही बनी, 28 साल मुझे बैंक में हो गए, मैंने बैंक ज्वाइन करने के विद इन 1 ईयर आईएएस की परीक्षा मैंने भी दी थी। लेकिन मुझे किसी जोशी ने नहीं बताया कि भाई आप आईएएस नहीं बन सकती, और 1 साल में पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, शादी हो गई, विद इन 1 ईयर बच्चा हो गया, तो मैं तो बंद गई। उसके बाद भी सोचा बैंक छोड़ दूंगी, कुछ और करूंगी, लेकिन बैंक छोड़ ही नहीं पाई। आज 28 साल होने के बाद अब छोड़ने का मैंने एक हिम्मत करी है दोबारा, और डेफिनेटली आई विल, आई होप ये पूरा हो इस बार, ताकि मैं अपने जीवन को जो बचा है उसको सही सही जगह पर लगा सकूं। तो ये चीज है कि प्रारब्ध तो फिक्स्ड है। प्रारब्ध कैसे फिक्स्ड है? वो हमारे कर्मा थ्योरी पे बेस्ड है, मतलब हमारे कई जन्मों के पुराने जो कर्म हैं उसमें से जो कर्म हमें भोगना है, जिसकी स्थिति हमारे जन्मकालीन नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति कुंडली द्वारा बताई जाती है, उससे पता चलता है कि यह व्यक्ति इस जन्म में क्या करेगा, क्या पढ़ाई करेगा, और क्या कब कब क्या क्या होगा इसके जीवन में। उसको कितनी क्वालिटी वाइज बेटर बनाना है ये उसके अपने एफर्ट्स में है, उसके अपने हाथ में है कि वो किस क्वालिटी पे ले जाता है, सुपरस्टार क्वालिटी पे ले जाता है, एक नॉर्मल मीडियोकर क्वालिटी पे ले जाता है। पर पावर जी एक चीज बताइए, जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल देनी थी कि किसी ने 3 ज्योतिष से मिला, चौथे ही वह आपसे मिला, सपोज जो चौथे से आपसे नहीं मिलता, तो उसके मन में तो मान्यता वही रहती ना कहीं ना कहीं। हम ये कैसे मान के चलें कि कौन सही कौन गलत हो, तब तक 3 को सही मानना होता। क्वेश्चन ये चीज आती है, बड़ी प्रेडिक्शन वाली चीज आती है ना दिमाग में। अब क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, जब वकील है या डॉक्टर है, आज एक लेमैन तो ये मानता है ये वकील बहुत बढ़िया वकील है, जब केस बिगड़ जाता है तब मालूम पड़ता है ये वकील तो बहुत खराब है। ऐसी डॉक्टर है, डॉक्टर को भी यही मान चलता है भगवान को देखिए भी करनी। कोर्ट, तो देखिए क्वेश्चन एक और ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट, बताती हूँ मैं। ये चीजें जब कोर्ट आती है ना। केसेस जब आते हैं, सपोज कोर्ट केस चल रहा है आपका, है ना, या कोई किसी का इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रश्न ज्योतिष में एक विधा है कि प्रश्न हम लगाते हैं, क्या इसका इलाज, क्या ये ठीक होके आ जाएगा या ये कोर्ट केस जीत जाएगा। हम ये बता सकते हैं कि इस समय जो डॉक्टर इलाज कर रहा है आप उसे बदल दीजिए, या ये इलाज करा रहे हैं ये आयुर्वेदिक में ही हो पाएगा, एलोपैथिक आपके लिए नहीं बना है। ये पंडित बता सकता है, कोई ज्योतिषी बता सकता है। या आप ये कोर्ट के इस साल जीतेंगे या 10 साल बाद जीतेंगे, ये आप बता सकते हैं। तो भाई आप सोच लीजिए ना, 10 साल अगर आपको केस लड़ना है तो वेदर यू आर रेडी फॉर पुटिंग अप योर मनी, एफर्ट, टाइम, और यू आर रेडी टू एक्सेप्ट कि ठीक है फिर जाने दो, 5 लाख का ही तो केस है, छोड़ो, 5 लाख के लिए मैं इतना समय क्यों अपना वेस्ट करूं, है ना। तो इतना हद तक ज्योतिष आपको मदद कर सकता है। लड़ना आपने ही है, डिसीजन आपने ही लेना है, और जीवन में जो चुनना है, जो भी कार्य आपको करना है वो आपके हाथ में है। अच्छा, मैं आपके केस में पूछ रहा हूँ, फंस के आपने आईएएस का एग्जाम दिया, जी। आप नहीं हुए। अगर आप आईएएस का एग्जाम देने से पहले किसी ज्योतिष से पूछ लेते, मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा हूँ तो क्या सर होगा? वही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं नहीं, छोटी सी थी। अगर पूछ लेते, अगर वो ये कहता भी आप कोशिश करिए हो जाओगे, तो क्या मतलब ये क्या संभव है? क्या आप ज्यादा मेहनत, जैसे आप ज्यादा मेहनत करते और आईएएस बन सकते थे? अगर ये नहीं है तो इसका मतलब जो आपने बनना है, वो चाहे ज्योतिष आपको बोले कोशिश करो चाहे ना करो, वो आपने बनना ही है।
मैं ये कहना चाह रहा था, अगर नहीं ये ठीक है, बिल्कुल सही प्रारंभ बात बोल लिखा रहे हैं। हुआ अब है। ये उस पे है, इस बात से एक दो दो एग्जाम्पल मैं और एक छोटे छोटे कोट करूंगी। 10-12 साल पहले की बात है, एक लड़का आया था, वो नेशनल लेवल का साइकिलिस्ट था, नेशनल लेवल साइकिलिस्ट, कॉमनवेल्थ होना था 2010 में, ठीक है ना। और वो चाहता था कि मैं कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करूं, मैं नेशनल चैंपियन बनूं, मुझे उसमें मिले। तो अब उसकी कुंडली में जो मैंने देखा, तो कुंडली में दशा आ रही है सर्जरी की, बीमारी की, ठीक है। अब मैंने उसको देखो, लड़का क्रिश्चियन लड़का था, पता नहीं वो कैसे मेरे पास आया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने, जॉन मैथ्यू नाम था, मैंने उसे बोला देखो बेटे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा करियर बहुत अच्छा है आगे, लेकिन अगर तुम मुझसे ये पूछो कि मैं कॉमनवेल्थ गेम में, उसने मेरे को बोला मुझे एक प्रश्न पूछना है, क्या मुझे मेडल मिलेगा कॉमनवेल्थ गेम। मैंने कहा देखो मैं वो नहीं बोलती, मुझे नहीं लगता मिलेगा, बट मैं तुम्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहती, तुम मेहनत करो। तो कहता मैडम मैं अब आपको बताता हूँ, मेरे को ना मेरी, बिकॉज साइकिलिंग करने से जो पैर की जो लिगामेंट होता है ना, वो बहुत वीक हो गया था उसका। तो उसने मुझे बोला मैं तभी वो करूंगा, 2 साल 2 लाख रुपए का खर्चा था, जिसमें उसे 2 लाख में उसका वो लिगामेंट का ऑपरेशन सर्जरी हो जाती। तो उसके बाद वो, उसने कहा मैं वो 2 लाख तभी खर्चूंगा लोन लेके, क्योंकि उसकी घर की स्थिति ऐसी नहीं थी, जब आप मुझे गारंटी दो कि मैं मेडल ले जा सकता हूँ। मैंने बोला तो मैं नहीं बोलूंगी कि तुम्हें मेडल मिलेगा, तुम 2 लाख बचा लो, उससे अच्छा तुम 2 लाख का व्यवसाय कुछ कर लो, तुम उसमें अच्छा करोगे, क्योंकि आने वाला समय 2 साल इतना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए सक्सेस के लिए। तो अब आप बताइए, अगर वो, मैं सपोज मान लीजिए वो 2 लाख का ऑपरेशन करा ले, और उसको मिलता भी नहीं, उसका ठीक भी नहीं होती चीज, और वो कॉमनवेल्थ में भी नहीं जाता, उसके पास तो लोन भी चढ़ गया ना 2 लाख रुपए का। तो फिर क्या करेगा वो? तो एक तरह से पैसा, एक ज्योतिषी जो है वो ये तो देख ही सकता है ना एटलीस्ट, कि क्या उसकी कुंडली में राजयोग है, क्या उसे ख्याति मिल रही है आने वाले समय में। अगर वो अच्छा समय, तो डेफिनेटली उसको बोलेंगे। अब एक और बात करते हैं, 2009-10 में मैंने टीवी पे लाइव शो किया था, तथास्तु प्रोग्राम का नाम था, एक प्रज्ञा चैनल पे आता था। उसमें एक कुंडली आई थी, जिसमें मैंने देखा भी नहीं था उस लड़की को। कुंडली आई थी कि मेरे को नौकरी कब मिलेगी। मैंने उसे बोला नौकरी आपको मिलेगी, सरकारी नौकरी मिल रही है, और बड़ी अच्छी नौकरी मिल रही है, क्योंकि उसकी कुंडली में 11वें घर के चंद्रमा की दशा शुरू होने वाली थी, जो कि राजयोग में बैठा था। और डेफिनेट नेक्स्ट 3 महीने में वो लोग आगरा से मेरे पास मिठाई लेके आए, क्योंकि उसका आईएएस क्लियर हो गया था उस लड़की का। मैंने तो उस लड़की को देखा भी नहीं था, मेरे पास तो सिर्फ कुंडली आई थी, उसके बायोफैक्ट्स उन्होंने मुझे बताए थे, मैंने कुंडली चेक करी और प्रिडिक्शन दिया। तो ये चीज है कि कुंडली में अगर अच्छी चीज है तो सही बताया जाएगा, लेकिन अगर गलत बोल के बिना कुंडली के सत्यापन करे, उसकी ऑथेंटिसिटी करे, चेक करे कि ये ठीक कुंडली भी है कि नहीं। जो ये ज्योतिषी जो आजकल कहते हैं कि हम ज्योतिषी हैं, वो लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं, पैसा समय नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अच्छा सच्चा ज्योतिषी, सच्चे ज्योतिष पढ़ा हुआ जरूर आपके पैसे की, आपके समय अच्छा, की एक और एक आपके और स्टेट एफर्ट्स की क्वेश्चन, बचत कर स्टेट सकते क्वेश्चन है कि इंसान को लाइफ में ज्योतिष के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सिंपल हैं। मेरे क्वेश्चन। मेरे देखिए, मेरे हिसाब से साल में एक बार जरूर जाना चाहिए ज्योतिष के पास। सिर्फ एक साल के लिए आप जाइए, उस एक बार जाइए, उसको पूछ लीजिए आने वाला समय, या मोटा मोटा एक बार जान लीजिए, या एक साल में क्या क्या होने की चांसेस हैं, कैसे क्या होना है, थोड़ी सी आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, इस बात से एक और मेरे को एग्जाम्पल याद आया, एक मेरी सगी बहन का एग्जाम्पल है। वो विदेश अमेरिका जाके सेटल होने जा रही थी, अमेरिका सेटल होने जा रही थी, सब कुछ बेच दिया यहाँ से, सब प्रॉपर्टी ये वो, मेरे को कुंडली नहीं दिखाई उन्होंने। घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं ना। तो मुझे कुंडली नहीं दिखाई, एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले बता रही है कि हम तो विदेश जा रहे हैं 10 दिन में। मैं भी बड़ी हैरान हो गई, हम तो वहीं सेटल हो जाएंगे। मैंने कुंडली उनकी देखी, मैंने मन में सोचा मैं इन्हें क्या बोलूं कि आप तो नहीं जा रहे हो, जा ही नहीं पाओगे अब। और वो नहीं जा पाई आज तक अमेरिका, अच्छा, आज तक नहीं जा पाई, आज तक 15 साल हो गए इस बात को कम से कम। अच्छा, आप कंसल्टेंसी करते हैं ना? आपके पास अगर कोई आना चाहे, कंसल्ट करना चाहे, कर सकते हैं, करते हैं ना? देखिए, अभी तो मैं बैंक में कार्यरत हूँ, तो मैं सिर्फ संडे कुंडली देखती हूँ। आप मेरा नंबर तो ले लीजिएगा, नंबर पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, देन संडे को हम देख सकते हैं। बाकी बाद में जब बैंक से छुट्टी हो जाएगी तब देखेंगे रोज। नेक्स्ट साहब एक चीज बताइएगा मुझे आवाज जी, अब थोड़ा जी सा ना जी मैं कंफ्यूज हो गया। कैसे हो गया? जी कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं, इफ यू वांट विन ए मैन फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू कन्विंस हिम, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस हिम दैट ट्राई टू करप्ट हिम, और तीसरा होता है इफ यू आर नॉट एबल टू करप्ट हिम देन ट्राई टू कंफ्यूज हिम। मैं कंफ्यूज इस कंफ्यूजन। तरह से हो गया कि इससे पहले जब श्याम कोहली जी का सुना हमने, तो हमारे मन में एक बात समझ में आ गई कि साहब जो है ज्योतिष जो है किसी इवेंट को नहीं बताता। ज्योतिष से ये बताता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर आपका है, कौन सा पावरफुल है, कौन सा वीक है। जो पावरफुल है उसकी थोड़ी सी वो कर लीजिएगा, जो वीक है थोड़ा सा अलर्ट लीजिए।
अब आपने बता दिया कि सर ज्योतिष जो है इवेंट को बता देता है, तो हम लोग तो सब कंफ्यूज हो गए कि अब हम आपकी बात को माने या श्याम कोहली साहब की बात को माने या दोनों की माने, मतलब। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा था कि ये, मैंने कहा कि ज्योतिष का उपयोग अपने हिसाब से ये करिए कि कौन, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्या आपकी वही वही स्ट्रेंथ, चीज- वही चीज वही और चीज मैं वो कह रहा उसको हूँ, करें। वही चीज मैं इवेंट कह रहा के हूँ। लिए देखिए, इवेंट के लिए मैंने कहा था कि 3 चीजें जरूरी हैं: हम्म, बीज, क्षेत्र और वातावरण। बीज आपका सन है। हम्म, सन आपकी लोकेशन बता देगा कि आप इस लाइफ में आए क्यों हैं, किस पर्पज से आए हैं, आपका आपका पर्पज लाइफ का क्या है। सन क्लियरली इंडिकेट्स, क्योंकि बीज में सब कुछ छिपा है। क्षेत्र आपका बता देगा कि आपकी जो है वो प्रोडक्शन पावर कहां पर है, क्योंकि बीज है शिवरूप और मून जो है वो पार्वती स्वरूप। तो आपकी प्रजनन शक्ति या आपका प्रोडक्शन सेंटर जो है वो मून की लोकेशन बता जाएगा कि यहाँ पर आप जो है मटेरियल, जैसे आपके प्रकृति यानी मटेरियल कहाँ आपको मिलने वाला है, ये मून। तीसरी चीज है वातावरण। वातावरण आप देखते हैं कि हर वक्त चेंज होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं मरकरी। मरकरी आप मेटल देखिए जिसकी डेंसिटी 13.6 है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एकदम बढ़ता है, पुराने थर्मामीटर्स में मरकरी भरा होता है। बैरोमीटर में भी देखिए जो प्रेशर नापते हैं तो उसमें भी मरकरी होता है। तो मरकरी आपका ह्यूमन कंप्यूटर प्रोसेसर है जो सिग्नल्स आपके स्पेस से लेता है, और मरकरी क्लियर कट आपको बता देता है कि आप किस चीज को जान सकते हैं, जानने की क्या क्षमता है, आपका एंटीना किस सिग्नल को कैच करेगा, और किस सब्जेक्ट को आपको बच्चा पढ़ेगा और किस मैनर से पढ़ेगा। मैनर आपका जो है वो साइन बता देगा मरकरी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मरकरी आपका एरिस साइन में है, मेष राशि में है, तो मेष राशि है हेस्ट एंड क्रैश, बहुत क्विक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है उसकी। तो इसके मतलब है कि आप बहुत तेजी से करेंगे। और वही अगर वृष राशि में होगा तो वृष का जो है सिंबल है आपका बुल। बुल चुपचाप एक जगह बैठा रहेगा, शांत बिल्कुल। इसके मतलब है आप जो भी काम करेंगे वो धीरे धीरे करेंगे, स्लोली करेंगे, थिंकिंग करेंगे। तो इस तरीके के साइन जो है ये दोनों मोल्डिंग होती है आपस में। तो ये मैंने ये नहीं कहा कि इवेंट नहीं बताई जा सकती, मैंने ये कहा कि इवेंट का जो फॉर्मेशन ये है, उसके बाद आता है कि दशा और फिर ट्रांजिट, ये भी सब मैच कर जाएंगे, उसके बाद ही ये संभव है। नहीं हो सकता मेरे सुनने में फर्क हुआ हो। नहीं चलिए नहीं, सर, मैंने भी वो बात भी कही थी एक कि इसमें आपके देखिए एक अध्यात्म से आप सब जुड़े हैं। लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगी, आज गीता जयंती है, गीता जयंती की शुभकामनाएं। गीता का एक श्लोक है, 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम, कर्णम च पृथक विधम विविधा च राष्ट्र पृथक पृथक चेष्टा चेष्टा दैवं चैवात्र कर्णम पंचमम, देव चैव एव अत्र पंचमम। मतलब दैवं चैवात्र पंचम। क्या है, चार कोई भी इवेंट करना है, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आज मैं अपने शर्ट लेने जाऊंगा, तो आपने एक प्लान बनाया, मुझे शर्ट लेनी है। प्लान, फर्स्ट इज प्लान, अधिष्ठान, अधिष्ठान इज प्लान। सेकंड, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करने वाला कौन है, आप हैं, यू आर द प्लान मैनेजर। थर्ड, विविध चेष्टा, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन जो है वो थर्ड है, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, जाने के लिए गाड़ी चाहिए, जहां जाएंगे आप उस शॉप में, आपकी फेवरेट शॉप जहां पे से आपको लेनी है। और चेष्टा, आपने एफर्ट किया, वहां पहुंच गए, आप पैसा लेके गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, और फाइनली आप उस चीज को करने जा रहे हैं। लेकिन पांचवा क्या है, दैव है। दैव मतलब भगवान की इच्छा, क्या आप आज वह शर्ट खरीद पाएंगे, या वो जो भी कपड़ा या साड़ी या कोई चीज जो खरीदना चाह रहे हैं आप। दुकान सब नॉर्मल डेज है, वर्किंग डेज है, मतलब दुकानें खुली होनी चाहिए, लेकिन उसी व्यक्ति के पिता की, जो जो शॉप ओनर है उसके पिता की उसी दिन डेथ हो गई है, वो शॉप उस दिन अचानक बंद है। आप वहां गए, लेकिन क्योंकि दैव नहीं, इच्छा नहीं, दैव मतलब भगवान की इच्छा नहीं थी, तो आप वो चीज कर ही नहीं सकते, आपने सब चीजें कर ली। तो पांचवा तत्व जो है वो दैव है, इसीलिए ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा गया है। जो दैव यानी प्रभु की इच्छा जानने वाला, चाहे वो उसकी साधना हो, चाहे वो उसकी ज्योति विद्या में उसकी आस्था हो, उसकी उसकी मेहनत हो, लेकिन ये चारों चीजों के बाद भी कोई चीज तभी होती है जब प्रभु की इच्छा होती है। तो डेफिनेटली एक ज्योतिषी तो माध्यम है, सिर्फ आपके जीवन में जो होने वाला है, प्लान, प्लान मैनेजर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, एंड बहुत फाइनली आपके बहुत effort। बहुत नहीं, मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब अगर आप एडवोकेट होते बहुत अच्छा होता है, मेरे ख्याल सारे केस जीत जाते हैं आपको। नहीं नहीं, क्या बहुत सर? अच्छा।
नहीं, वो लिखा, प्रभाव में लिखा हुआ, ज्योतिष में लिखा हुआ, एडवोकेट नहीं बन सकती। मैं नहीं बन सकती सर। वो मैं बता देता हूँ, मैं भी बता देता हूँ। चलिए चलिए, और किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर बाद में आशीष आनंद पांडे साहब दो सब धन्यवाद करेंगे। और कोई प्रश्न किसी का? आप पूछ सकते हैं सब। बहुत आनंद। अरविंद जी, हम्म मैं कुछ कहूँ, हालांकि तो मैं ये देख रहा हूँ, हम्म मनोज पाठक जी शायद मेरे से परिचित नहीं है, मैं आर एन पांडे हूँ, रिटायर्ड हम्म एडिशनल कमिश्नर हूँ, हम्म थोड़ी संस्कृत संस्कृत भी जानता हूँ। हम्म तो मैं सोच रहा हूँ कि श्री हमारे मनोज पाठक जी थोड़ा सा 2-1 मिनट की कोई टिप्पणी दे दें ज्योतिष पे, तो मेरे ख्याल से चलिए रहेगा, इतना विशेषज्ञ हमारे सामने है। चलिए, तो आदरणीय जी मनोज कृपया पांडे करें साहब। तो श्री मनोज पाठक साहब कुछ थोड़ा जी वक्तव्य दे दें ज्योतिष के बारे में, हम्म 1-2 देखिए सर, मिनट की ऐसा कुछ, है, कितना शरण जाना बड़ी चाहिए ज्योतिष की। नहीं नहीं, ज्योतिष बड़ी सरल सी चीज है। ज्योतिष कोई कलिष्ठ चीज नहीं है, बहुत सरल चीज है। लेकिन ज्योतिष को समझने के लिए पहले तो व्यक्ति को सरल हृदय होना चाहिए। और ज्योतिष किसी को डराने की चीज नहीं है, ज्योतिष उसको मार्ग दिखाने की चीज है, जो आबा ने बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखा है। तीसरी बात, अगर ज्योतिष इवेंट नहीं बता सकता और ज्योतिषी इवेंट नहीं बता सकता तो वो ज्योतिषी कहलाने के लायक नहीं, वाह, बहुत सुंदर। वो ज्योतिषी नहीं हो सकता। ये टेक्नोलॉजिकली साइंटिफिकली हम लोग जो भी परिभाषाएं उसकी देते रहे, जी वो साधारण व्यक्ति के लिए कभी मान्य नहीं हो सकती। साधारण व्यक्ति तो ये आप जानते ही हैं पांडे जी की, वो आपसे क्या जानना चाहता है। जी और यदि हम उसको वो सब नहीं बता सकते तो हम अपने आप को ज्योतिषी कहने के, तो मैं नहीं समझता कि हम इस लायक हैं कि हम अपने आप को ज्योतिषी कहें। तीसरी बात, प्रारब्ध, ये बहुत अच्छी बात इसने आभा ने अभी आप लोगों के साथ शेयर की। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, हमारे शास्त्र कह गए हैं। तो कर्मों का ही फल ज्योतिष है, और वेदांग का छठा अंग होने के कारण इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग वेदों को बिना ज्योतिष के नहीं जान सकते। लेकिन ज्योतिष जो है वो हमें कर्मों से एक संबंध हमारा बना देता है, और कर्मों को जानने की एक प्रक्रिया ज्योतिष के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। तो हम अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं इसको जानने के बाद। इसीलिए इसे चक्षु कहा गया वेदों का। तो ज्योतिष एक ऐसी विद्या है प्रभु की मार्गदर्शन के रूप में भी इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप इंडिकेटिव भी मान सकते हैं, इसको आप सब्जेक्टिव भी मान सकते हैं। अब जैसे जो प्रश्न एक शायद शर्मा जी ने कहा, 12 राशियों में पूरे ब्रह्मांड को कैसे बांट लेंगे। तो ये अखबारों में और टीवी में और इंटरनेट पे जो ज्योतिष चल रहा है, ये सब बेसिकली इसको ज्योतिष तो नहीं कह सकते हम, और हमारे गुरु तो इसको कूड़ा कहते हैं। उनके साथ मैं एक दो टीवी प्रोग्राम्स में भी गया हूँ, जब राव सर ने सूर्य ग्रहण की, मतलब आप लोग भी जानते होंगे, और सूर्य ग्रहण जब भी होता है या चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो ये कहा जाता है कि भाई गर्भिणी स्त्री को नहीं आना चाहिए। अब ऐसा कोई बच्चा धरती पे पैदा नहीं हो सकता कि जब वो माँ के गर्भ में हो और ग्रहण ना हो। एस्ट्रोनॉमिकली साल में 5 से 6 ग्रहण संभव है। अब आप खुद ही कल्पना करके देखिए कि जब एक वर्ष में 5 से 6 ग्रहण संभव हैं, तो क्या कोई संतान ऐसी पैदा हो सकती है जब वो माँ के गर्भ में हो और ग्रहण ना हो। तो मिथ्याएं बहुत है,
और दो चीजें मुझे आज बहुत अच्छी लगी आभा के इसमें। बायोफैक्ट्स को वेरीफाई किए बिना अगर आप कुंडली को देखने का प्रयास करते हैं तो आप गलती कर देंगे, बहुत बड़ी भूल करेंगे। ज्योतिष को जो व्यक्ति आध्यात्म की सीढ़ी के रूप में प्रयोग करेगा वो तो सफल रहेगा। जो ज्योतिष को पैसा कमाने की विद्या के रूप में देख के चलेगा, आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली I cannot call him an astrologer, because astrology is basically a stepping stone to spirituality. बहुत सुंदर, बस इतना ही बोलूंगा पांडे जी, आपने कहा तो मैंने कह बहुत दिया। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। पांडे साहब, एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो चीज आप बता रहे हैं प्रिडिक्शन में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मेडिसिन ले रहा हूँ और मैं गूगल पे जाऊँ, जैसे पता नहीं किसी ने बताया भी था अभी, और मैं सबसे पहले उसका साइड इफेक्ट देख लूँ, तो मेरे जो ब्रेन है, माइंड है, वो साइड इफेक्ट पे ज्यादा जाएगा। और वही मेडिसिन अगर मुझे 5 साल बाद या 7 साल बाद हो तो क्या मेरे लिए जानना जरूरी है उस वक्त में? या देखिए, बहुत एक 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 ज्योतिषी आपको ये तो गाइड कर सकता है कि जो भी रोग आपको है वो रोग आपका ठीक होगा या नहीं होगा। उस रोग के साथ आपको जीना पड़ेगा। उस रोग का इलाज, जैसे आभा ने भी कहा, आयुर्वेदिक मेडिसिन से संभव है या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से संभव है। यहां तक तो एक ज्योतिषी हेल्प कर सकता है आपको। और इतने साल ज्योतिष करने के बाद भी मैं प्रयास यही करता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल को ये तो गाइड कर देता हूँ कि भाई देखो, तुम इससे ठीक हो जाओगे, नहीं होगे, बाकी इलाज के लिए मेरे पास मत आना, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना। बिकॉज आई कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, आई कैन बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर, बट आई कैन नॉट बी ए गुड डॉक्टर। तो जिसका क्षेत्र जो बली है, उसी को उसी के क्षेत्र में मान्यता हमें देनी चाहिए। सही, और प्रेमानंद जी ने भी अपने एक प्रवचन में बड़ी क्लियरली कहा कि भैया ये आशीर्वाद आशीर्वाद के चक्कर में मत पड़ो, सीधा जाओ डॉक्टर के पास। डॉक्टर पे जाओ, हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने, प्रेमानंद जी इस समय वृंदावन के एक हम काफी जानते हैं, प्रसिद्ध सब लोग परिचित उनको संत किडनी की हैं। प्रॉब्लम भी है, मतलब काफी प्रॉब्लम है। हाँ, उनकी दोनों किडनीज खराब है दोनों कॉर्निस्टोन। और रेगुलर डायलिसिस होता है। और हम्म। उन्होंने दोनों किडनियों का नाम, अपनी दोनों किडनियों का नाम राधा, एक का नाम राधा, एक का नाम कृष्ण रखा हुआ है। हम्म, और उन्हें बहुत लोगों ने ऑफर किया कि हम आपको किडनी डोनेट कर देते हैं, बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। मेरे ख्याल से तो वो उन्होंने कहा बनारस कि से जो प्रारब्ध है मेरा वो मैं भोगूंगा। बनारस से आके मथुरा है शायद, मेरे को पहले बनारस में थे वो। जी, नहीं जी, बनारस में नहीं थे, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद। थे। इलाहाबाद। जी, फैजाबाद। इलाहाबाद। हाँ, और उसके बाद आके वो, मतलब अब तो खैर वृंदावन में ही रह गए हैं। हम्म। और बहुत एक बात मुझे याद आ रही है अपने गुरुजी की, राव सर की, और जो अन्य संतों ने भी कहा है कि प्रारब्ध केवल काटने से कटता है। प्रारब्ध को आपको भोगना ही पड़ेगा। हमारे गुरुदेव ने इसमें एक बात और कही है कि बेटा, प्रारब्ध तो तुझे भोगना है, पर तू आज ऐसे कर्म मत कर जो कल को प्रारब्ध बने। हाँ, वो तो ठीक है। ये क्रियमान कर्म जो है, जो आप इस जन्म में कर रहे हैं, ये तो बेसिकली आप फ्यूचर बैलेंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बट जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, दैट यू विल हैव टू अंडरगो, यू विल हैव टू फेस इट। चलिए, आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगा। आप यहीं पांडे साहब यहीं रहते हैं, दिल्ली या एनसीआर में ही? क्योंकि जूम में मालूम नहीं पड़ रहा है। मैं भटकती आत्मा हूँ, तो वृंदावन और हम तो दिल्ली के बीच वृंदावन में में भटकता रहते थे। रहता हूँ। अच्छा, वृंदावन में, ठीक ठीक। चलिए, अच्छा लगा। चलिए साहब, और किसी को प्रश्न नहीं तो फिर आदरणीय आनंद पांडे साहब, धन्यवाद। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। देखिए,
अरविंद शर्मा जी के इसलिए हम आभारी हैं कि हम तो एक श्रोता हैं, लेकिन अरविंद शर्मा जी दूर दूर से ढूंढ ढूंढ के विद्वान लोगों को, विदुषी लोगों को लाते हैं। तो आज एक और बड़ा प्रसन्नता की बात है, मैं अपने साथी श्री अशोक कुमार मिश्रा जी को भी देख रहा हूं, वो भी बहुत बड़े ज्योतिषी हमारे विभाग के हैं। तो देखिए, आभा जी को बुलाया, हम सुनने आए, तो कोहली साहब पहले बोल चुके और उनके माध्यम से श्री मनोज पाठक जी से भी हमारा दर्शन हो गया, बातचीत हो गई, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी वक्तृत्व हैं वाली डॉक्टर आभा शर्मा जी जो हैं, उनकी शिष्या रह चुकी हैं। देखिए कितने सीनियर होंगे, और यह भी पता चल गया कि वो वृंदावन में हैं, तो अपना जितना प्रयास कर चुके हैं, या वो अपने अध्यात्म की लाइन में, जो उन्होंने कहा कि ज्योतिष से स्पिरिचुअल अध्यात्म की ओर गए, वहां पर पहुंच गए। तो बहुत आज फ्रूटफुल, सफल आपकी वार्ता आज की हुई है। हमने कोहली साहब को, मैं पिछली बार इनका वार्ता को मिस कर गया था, तो आपके भी दर्शन हो गए। तो सभी लोग, जो भी लोग हैं, सबको धन्यवाद देता हूं मैं। सर्वप्रथम, जैसा आभा जी ने याद दिलाया कि आज गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी है, तो आज दिन भर जो भी लोग गीता से संबंधित थे, मैं तो रहा, गीता के सारे कार्यक्रम होते रहे, पूरा आद्योपांत पाठ भी हुआ मेरा, एक दो महात्माओं से, सत्पुरुषों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। खैर, और अच्छा ये लगा कि आभा जी ने गीता के उस श्लोक का उद्धरण कर दिया जिसको मैं उद्धृत करता, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम चै पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 20% कहा गया, लेकिन आभा जी की बात से सुन के मुझे ये जरूर लगा, जो जिस विषय में विद्वान हैं, जिनको उस पर ज्ञान है, उनको कॉन्फिडेंस भी बहुत है। तो जैसे आभा जी को अपना कॉन्फिडेंस है, मैं भी अपने जीवन में, मेरे पिताजी भी ज्योतिषी थे, तो ज्योतिषी तो हमारा जितने हिंदू समाज है, प्राय किसी न किसी ज्योतिषी से उसका पाला जरूर पड़ता, कहीं ना कहीं सहारा लेते हैं, थोड़ा कम ज्यादा सिद्ध लोग भी मिलते हैं, सभी तरह की बातें। लेकिन आभा जी का आत्मविश्वास देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये लगता है कि हिंदू समाज की, भारतीय विज्ञान में या वैदिक विज्ञान में, एक ज्योतिष एक ऐसी परंपरा है जिसके बारे में भ्रांतियां बहुत हैं, और ऐसे अगर विदुषी लोग सामने आए जो सटीक बात कह सकें गणना की दृष्टि से, इवेंट की दृष्टि से, तो ये बात आगे बढ़ेगी और सनातन धर्म में और विश्वास लोगों का होगा। इसकी उपयोगिता अलग अलग है, जैसी जो चाहे उपयोगिता कर सकता है, प्रारब्ध की, अध्यात्म की सभी बात है, लेकिन उद्देश्य यही है कि हम किसी तरह से सन्मार्ग पर चलें। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे आभा शर्मा जी का, अरविंद शर्मा जी का, और जितने भी श्रोतागण हैं उन सबका, कोहली साहब का, पाठक जी का। इसी तरह से सत्संग होता रहे और एक दूसरे का ज्ञान बढ़ता रहे, हम लोगों का भी सन्मार्ग में हमें रास्ता मिलता रहे कि हम सन्मार्ग पे चलते रहें। गीता में जो कहा अंत में जाके, वो मैं जरूर कह देता हूं कि शुरुआत तो करी उन्होंने जरूर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, या तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, कि कर्म में ही अधिकार है, युद्ध करो, कर्म करो, सब करो। और ये भी कह दिया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सब के हृदय में रहता है, लेकिन अंत में बात वही आती है कि ममेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उस तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, और ये कहा कि सबको छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मामेव शरणम, मेरी शरण में ही जब आएगा तभी सब कुछ होगा। तो भगवान की शरण में रहें, और जो भी हमें संसारिक क्रियाएं करनी है उसके लिए, आज जैसे ज्योतिष कहा, अपना कर्म है, उसको यथाशक्ति, यथा बुद्धि, परिस्थिति अनुसार उसका उपयोग करते रहें। तो आभा शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री नारायण पंडित साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आभा शर्मा जी, आपने समय निकाल समय दिया, और जूम का विशेष रूप से धन्यवाद सभी लोगों का जिन्होंने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो व्यक्ति साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे सदैव सफल होते हैं। जो व्यक्ति साहस के साथ उसका सामना करते हैं सदैव सफल होते हैं। आइए 3 बार उनका चरण करते हैं। ओम
शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सबका धन्यवाद। सभी प्रणाम। एक विशेष सूचना, कल सांस्कृतिक संध्या है, जिन जिन लोगों को आना है वो आ सकते हैं कल। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा